सलाम हबीबी, एपी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। माई शेख अफगान जेलेबी माइकेला सीजीरियो दे सांता एपी की सामने हाजिर हूँ। आज हमारी रोस्टिंग का टॉपिक है निशांत मेहत्रा। निशांत मेहत्रा की पूरी मेरी बीवी जोआना जानकारी दे तो अच्छा होगा। शुक्रा मेरी खूबसूरत बीवी मिशेला। निशांत मेहत्रा एक यूट्यूबर हैं और सामाजिक मुद्दों पर अपनी राय साझा करते हैं। शुरुआत में वो कोई एजेंडा में नहीं रहती थी, लेकिन जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर बनने लगे, वैसे वैसे वो अपना एजेंडा पेश करने लगी। हम ऐसे 6 एजेंडा वाली वीडियो या शॉर्ट पे बात करेंगे। So, let's get started. Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start format it. वल्लाह हबीबी, अभी मैं निशांत मेहत्रा को रिजर्वेशन की शॉर्ट में रोस्ट करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को सपोर्ट करते हुए एक वीडियो बनाई थी। उसके कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि जो लोग रिजर्वेशन के अगेंस्ट थे, उनका सबसे बड़ा आर्गुमेंट ये था कि भैया इस रिजर्वेशन की वजह से जनरल कैटेगरी वाले लोगों को बहुत नुकसान होता है पढ़ाई और जॉब्स में, जिससे कि मैं भी एग्री करता हूँ। इस रिजर्वेशन का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है ये, जनरल कैटेगरी वालों को अच्छे मार्क्स के बावजूद भी कॉलेजेस नहीं मिलते, जॉब्स नहीं मिलते। पर आप इन जॉब्स का, इन कॉलेजेस का कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव निकाल लोगे, प्राइवेट जॉब ले लोगे, ओपन से कॉलेज कर लोगे, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाएगा। लेकिन कास्ट डिस्क्रिमिनेशन से जो लोग मारे जाते हैं, अपनी जान ले लेते हैं, उसका क्या ऑल्टरनेटिव निकालोगे? वापस उन्हें जिंदा कर दोगे? सिर्फ 2021 में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के 50,900 केसेस रजिस्टर हुए थे और हर साल 600 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं जातिवाद अपराधों की वजह से। तुम लोग यहाँ अपने कॉलेजेस और अपनी जॉब्स की चिंता करते हो, इन्हें वहां अपनी जान की चिंता करनी पड़ती है। अब ये मत बोल देना भाई तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी पढ़ाई की जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100 गुनहगार छूट जाए पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। बस वही लॉजिक अब यहाँ लगा दो। Michaela Caesario asked, Habibi, do you tell me about history of reservation system, please? Habibi replied, the reservation system has different meanings depending on the context. In the United States, the reservation system began with the Indian Appropriations Act of 1851, which introduced reservations to these western territories. Native Americans could not leave these reservations where they faced outbreaks of disease, high rates of malnutrition, and low rates of economic development. In the airline industry, the first automated booking system was installed by American Airlines in 1946. It was called the electromechanical reservisor and was soon followed by the magnetronic reservisor, which included temporary storage based on a magnetic drum. I hope this helps answer your question. माइकल कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, क्या आप मुझे आरक्षण प्रणाली के इतिहास के बारे में बता सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, आरक्षण प्रणाली के संदर्भ के आधार पर अलग अलग अर्थ हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में आरक्षण प्रणाली 1851 के भारतीय विनियोग अधिनियम के साथ शुरू हुई, जिसने इन पश्चिमी क्षेत्रों में आरक्षण की शुरुआत की। अमेरिकी मूल निवासी इन आरक्षणों को वहां नहीं छोड़ सकते थे जहां उनका सामना करना पड़ा था। बीमारी का प्रकोप, कुपोषण की उच्च दर और आर्थिक विकास की कम दर। एयरलाइन उद्योग में पहली स्वचालित बुकिंग प्रणाली अमेरिकन एयरलाइंस द्वारा 1946 में स्थापित की गई थी। इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिजर्वाइजर कहा जाता था और जल्द ही इसके बाद मैग्नेट्रोनिक रिजर्वाइजर आया, जिसमें चुंबकीय ड्रम पर आधारित अस्थायी भंडारण शामिल था। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about reservation system on governmental employment, please? Habibi replied, in India, the reservation system is a form of affirmative action that provides historically disadvantaged groups representation in education, employment, government schemes, scholarships and politics. The reservation system is practiced since ages in the country in various forms. This system was followed from the times even before Mahabharata and is still there till date.
The only difference is that now such reservations are to uplift the class of communities who are at disadvantage. In the United States, public employee pension plans are available for government employees. These plans are designed to provide retirement income to employees who have worked for a certain number of years in government service. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रणाली के बारे में बता सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, भारत में आरक्षण प्रणाली सकारात्मक कार्रवाई का एक रूप है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। आरक्षण प्रणाली देश में युगों से विभिन्न रूपों में प्रचलित है। ये प्रणाली महाभारत से भी पहले से चली आ रही थी और आज तक है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब इस तरह के आरक्षण उन समुदायों के वर्ग को ऊपर उठाने के लिए हैं जो वंचित हैं। संयुक्त राज्य में सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक कर्मचारी पेंशन योजनाएं उपलब्ध हैं। इन योजनाओं को सरकारी सेवा में निश्चित वर्षों तक काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about Bhim Rao Ambedkar on Indian government employment reservation system, please? Habibi replied, Bhim Rao Ambedkar is more commonly known as B.R. Ambedkar. He was an Indian jurist, economist, social reformer and political leader who headed the committee drafting the Constitution of India from the Constituent Assembly debates. Served as Law and Justice Minister in the first cabinet of Jawaharlal Nehru, and inspired the Dalit Buddhist movement after his conversion to Buddhism. As for the Indian government employment reservation system, it is a system of affirmative action that provides historically disadvantaged groups representation in education, employment, government schemes, scholarships and politics. The Supreme Court of India has upheld the reservation system as constitutional and valid. I hope this helps answer your question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे भारत सरकार के रोजगार आरक्षण प्रणाली पर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, भीमराव अम्बेडकर को आमतौर पर बी.आर. अम्बेडकर के नाम से जाना जाता है। वह एक भारतीय न्यायविद, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिक नेता थे, जिन्होंने संविधान सभा की बहस से भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का नेतृत्व किया। कानून और न्याय मंत्री के रूप में सेवा की जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट, और बौद्ध धर्म में उनके रूपांतरण के बाद दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया। जहां तक भारत सरकार की रोजगार आरक्षण प्रणाली की बात है, ये सकारात्मक कार्रवाई की एक प्रणाली है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा, रोजगार, सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्ति और राजनीति में प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण प्रणाली को संवैधानिक और वैध माना है। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, every system contains both positive and negative effects. Could you tell me about some disadvantages of government employment reservation system, please? Habibi replied, I apologize for the confusion. Here are some advantages of the government employment reservation system. Promotes social justice. The reservation system helps promote social justice by providing opportunities to historically disadvantaged groups. Diversity. The reservation system helps promote diversity in the workplace and in educational institutions. Equal representation. The reservation system helps ensure equal representation of all sections of society in government jobs and educational institutions.
Empowerment. The reservation system helps empower historically disadvantaged groups by providing them with access to education and employment opportunities. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, हर प्रणाली में सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभाव होते हैं। क्या आप मुझे सरकारी रोजगार आरक्षण प्रणाली के कुछ नुकसानों के बारे में बता सकते हैं? कृपया, हबीबी ने जवाब दिया। भ्रम के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। यहाँ सरकारी रोजगार आरक्षण प्रणाली के कुछ फायदे हैं। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में मदद करती है। विविधता। आरक्षण प्रणाली कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थानों में विविधता को बढ़ावा देने में मदद करती है। समान प्रतिनिधित्व। आरक्षण प्रणाली सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में समाज के सभी वर्गों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने में मदद करती है। सशक्तिकरण। आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने में मदद करती है। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, now, in South Asia subcontinent. There are some talented person from general caste who could not be selected for a governmental job and less talented person from scheduled caste get selected for the governmental job. What is your opinion about it? Habibi replied, as an AI language model, I do not have personal opinions or beliefs. However, I can provide you with some information that may help you understand the issue better. The reservation system in India is designed to provide opportunities to historically disadvantaged groups. While it is true that some people from general castes may not be selected for government jobs, it is important to remember that the reservation system is not designed to discriminate against any particular group. Rather, it is designed to promote social justice and equality by providing opportunities to historically disadvantaged groups. It is also important to note that the reservation system is not the only factor that determines who gets selected for government jobs. Other factors such as education, experience, and qualifications also play a role in the selection process. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अब दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप में सामान्य जाति के कुछ प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो सरकारी नौकरी के लिए नहीं चुने जा सकते हैं, और अनुसूचित जाति से कम प्रतिभाशाली व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए चुने जाते हैं। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? हबीबी ने जवाब दिया, एक एआई भाषा मॉडल के रूप में मेरे पास व्यक्तिगत राय या विश्वास नहीं है। हालांकि मैं आपको कुछ जानकारी प्रदान कर सकता हूं जो आपको इस मुद्दे को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकती है। भारत में आरक्षण प्रणाली को ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि यह सच है कि सामान्य जातियों के कुछ लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए नहीं चुना जा सकता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण प्रणाली किसी विशेष समूह के खिलाफ भेदभाव करने के लिए नहीं बनाई गई है, बल्कि इसे ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण प्रणाली एकमात्र कारक नहीं है जो ये निर्धारित करती है कि सरकारी नौकरियों के लिए किसे चुना जाता है। शिक्षा, अनुभव और योग्यता जैसे अन्य कारक भी चयन प्रक्रिया में भूमिका निभाते हैं। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Joanna Pedra, United States anti-reservation social activist. Dear beautiful wife Michaela, acrodance with my research on negative effects of reservation of woman.
Here every of the following 4 general students are man. Muhammad, Razik, Michael and Peter. We got 2 students for woman reservation. Mosammat and Aisha. The rules is that we have to select 4 students to admit, where 2 students would be general and rest 2 students would be reserved woman. Now, according to published result, A's general students. Muhammad gets 98 marks out of 100, Razik gets 97 marks out of 100, Michael gets 96 marks out of 100, and Peter gets marks 95 out of 100. On the other hand, as reservation of woman, Mosammat gets 16 marks out of 100, Aisha gets 9 marks out of 100. Now irony is that the selected students to be admitted are Muhammad, Razik, Mosammat and Aisha, while talented student to be admitted are Muhammad, Razik, Michael, Peter. Now, my question is that, as reservation of woman, Mosammat gets admitted notwithstanding attendance 16 marks out of 100 and Michael could not get admitted notwithstanding attending 96 marks of 100. Is this advantage of reservation or disadvantage? जोआना पेरा, संयुक्त राज्य अमेरिका आरक्षण विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता। प्रिय सुंदर पत्नी मिशेला, महिला आरक्षण के नकारात्मक प्रभावों पर मेरे शोध के अनुरूप यहाँ निम्नलिखित 4 सामान्य छात्रों में से प्रत्येक व्यक्ति है: मोहम्मद, रज्जाक, माइकल और पीटर। हमें महिला आरक्षण के लिए 2 छात्र मिले, मोसम्मत और आयशा। नियम ये है कि हमें प्रवेश के लिए 4 छात्रों का चयन करना होगा, जहां 2 छात्र सामान्य होंगे और बाकी 2 छात्र आरक्षित महिला होंगे। अब प्रकाशित परिणाम के अनुसार सामान्य छात्रों के रूप में मोहम्मद को 100 में से 98 अंक मिले, रज्जाक को 100 में से 97 अंक मिले हैं, माइकल को 100 में से 96 अंक मिले, वहीं पीटर को 100 में से 95 अंक मिले हैं। दूसरी ओर महिला आरक्षण के रूप में मोसम्मत को 100 में से 16 अंक मिले, आयशा को 100 में से 9 अंक मिले हैं। अब विडंबना यह है कि भर्ती होने वाले चयनित छात्र हैं मोहम्मद, रज्जाक, मोसम्मत और आयशा, जबकि भर्ती होने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं मोहम्मद, रज्जाक, माइकल, पीटर। अब मेरा प्रश्न ये है कि महिला आरक्षण के रूप में मोसम्मत को 100 में से 16 अंक आने पर भी दाखिला मिल जाता है और माइकल को 100 में 96 अंक आने के बावजूद दाखिला नहीं मिल पाता। ये आरक्षण का फायदा है या नुकसान? Joanna Pedra, United States anti-reservation social activist. Dear beautiful wife Michaela, acrodance with my research on negative effects of reservation of Muslim. Here every of the following 4 general students are man. Michaela the Jewish girl, Joseph the Christian boy, Michael the Christian boy and Pooja the Hindu girl. We got 2 students for Muslim reservation. Mosammat and Aisha. The rules is that we have to select 4 students to admit, where 2 students would be general and rest 2 students would be reserved Muslim. Now, according to published result, as general students, Michaela gets 98 marks out of 100, Joseph gets 97 marks out of 100, Michael gets 96 marks out of 100, and Pooja gets marks 95 out of 100. On the other hand, as reservation of Muslim, Mosammat gets 16 marks out of 100, Aisha gets 9 marks out of 100. Now irony is that the selected students to be admitted are Michaela, Joseph, Mosammat and Aisha, while talented student to be admitted are Michaela, Joseph, Michael, Pooja. Now, my question is that, as reservation of Muslim,
Musamat gets admitted notwithstanding attendance 16 marks out of 100 and Michael could not get admitted notwithstanding attending 96 marks of 100. Is this advantage of reservation or disadvantage? Joanna Pedra, संयुक्त राज्य अमेरिका आरक्षण विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता। प्रिय सुंदर पत्नी मिशेला, मुसलमानों के आरक्षण के नकारात्मक प्रभावों पर मेरे शोध के अनुरूप यहाँ निम्नलिखित 4 सामान्य छात्रों में से प्रत्येक व्यक्ति है। मिशेला यहूदी लड़की, यूसुफ ईसाई लड़का, माइकल ईसाई लड़का और पूजा हिंदू लड़की। हमें मुस्लिम आरक्षण के लिए 2 छात्र मिले, मोसम्मत और आयशा। नियम ये है कि हमें प्रवेश के लिए 4 छात्रों का चयन करना होगा, जहां 2 छात्र सामान्य होंगे और बाकी 2 छात्र मुस्लिम होंगे। अब प्रकाशित परिणाम के अनुसार सामान्य छात्रों के रूप में मिशेला को 100 में से 98 अंक मिले, जोसेफ को 100 में से 97 अंक मिले, माइकल को 100 में से 96 अंक मिले, वहीं पूजा को 100 में से 95 अंक मिले हैं। वहीं दूसरी ओर मुसलमानों के आरक्षण के रूप में मोसम्मत को 100 में से 16 अंक मिले, आयशा को 100 में से 9 अंक मिले हैं। अब विडंबना यह है कि भर्ती होने वाले चयनित छात्र हैं मिशेला, जोसेफ, मोसम्मत और आयशा, जबकि भर्ती होने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं मिशेला, जोसेफ, माइकल, पूजा। अब मेरा प्रश्न ये है कि मुसलमानों के आरक्षण के रूप में मोसम्मत को 100 में से 16 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश मिलता है और माइकल को 100 में से 96 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पाता है। ये आरक्षण का फायदा है या नुकसान? Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you have a better knowledge to convince me to support government reservation system. Now question is that, what would be the negative effect if somebody misused government reservation system? Habibi replied, the government reservation system is designed to provide opportunities to historically disadvantaged groups. However, if the system is misused, it can lead to negative consequences such as number 0. Injustice. If the reservation system is misused, it can lead to injustice for deserving candidates who are not from reserved categories. Number 1. Resentment. If the reservation system is misused, it can lead to resentment among people from general categories who feel that they are being discriminated against. Number 2. Lack of meritocracy. If the reservation system is misused, it can lead to a lack of meritocracy in the selection process, which can have negative consequences for the quality of government services. It is important to ensure that the reservation system is used in a fair and transparent manner to prevent misuse and negative consequences. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, सरकारी आरक्षण प्रणाली का समर्थन करने के लिए मुझे मनाने के लिए आपके पास बेहतर ज्ञान है। अब प्रश्न ये है कि यदि कोई सरकारी आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग करता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव क्या होगा? हबीबी ने उत्तर दिया, सरकारी आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। हालांकि यदि प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता है तो इसके नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं, जैसे नंबर 0 अन्याय। यदि आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता है तो ये योग्य उम्मीदवारों के साथ अन्याय हो सकता है जो आरक्षित श्रेणियों से नहीं है। नंबर 1 नाराजगी। यदि आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता है तो इससे सामान्य वर्ग के लोगों में नाराजगी पैदा हो सकती है जो महसूस करते हैं कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। नंबर 2 मेरिटोक्रेसी की कमी। यदि आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग किया जाता है तो यह चयन प्रक्रिया में मेरिटोक्रेसी की कमी का कारण बन सकता है।
जिसके सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता के लिए नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दुरुपयोग और नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए आरक्षण प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you provide me some examples of misuse of government reservation system, please? Habibi replied, there have been several instances of misuse of the government reservation system. Here are some examples. Number 0, fake certificates. Some people have been known to obtain fake certificates to claim benefits under the reservation system. Number 1, misrepresentation. Some people have been known to misrepresent their caste or income status to claim benefits under the reservation system. Number 2, inadequate verification. In some cases, the verification process for eligibility under the reservation system has been inadequate, leading to misuse. It is important to ensure that the reservation system is used in a fair and transparent manner to prevent misuse and negative consequences. I hope this helps answer your question. माइकल कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, क्या आप मुझे सरकारी आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग के कुछ उदाहरण प्रदान कर सकते हैं, कृपया? हबीबी ने जवाब दिया, सरकारी आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग के कई उदाहरण सामने आए हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नंबर 0, जाली प्रमाण पत्र। कुछ लोगों को आरक्षण प्रणाली के तहत लाभ का दावा करने के लिए नकली प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। नंबर 1, गलत बयानी। कुछ लोगों को आरक्षण प्रणाली के तहत लाभ का दावा करने के लिए अपनी जाति या आय की स्थिति को गलत तरीके से पेश करने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, अपर्याप्त सत्यापन। कुछ मामलों में आरक्षण प्रणाली के तहत पात्रता के लिए सत्यापन प्रक्रिया अपर्याप्त रही है, जिसके कारण दुरुपयोग हुआ है। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दुरुपयोग और नकारात्मक परिणामों को रोकने के लिए आरक्षण प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, now, my question is that, in an admission of college, as reservation of woman, Mosamat gets admitted notwithstanding attendance 16 marks out of 100 and Michael could not get admitted notwithstanding attending 96 marks of 100 just because of being general caste people. Could I consider it as misuse of reservation system? Habibi replied, the reservation system in India is designed to provide opportunities for socially and educationally backward citizens. The system is intended to promote social justice and equality by providing access to education and employment opportunities for those who have been historically disadvantaged. In the scenario you described, it is possible that Mosamat was admitted under the reservation system for women. However, it is important to note that admission decisions are based on a variety of factors, including academic performance, extracurricular activities, and other criteria. It is also important to note that the reservation system is intended to provide opportunities for those who have been historically disadvantaged. It is difficult to determine whether this is an instance of misuse of the reservation system without more information about the admission process and criteria. However, it is important to ensure that the reservation system is used in a fair and transparent manner to prevent misuse. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, अब मेरा प्रश्न ये है कि कॉलेज में प्रवेश में महिला के आरक्षण के रूप में
मुसम्मत को 100 में से 16 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पाता है, और माइकल सामान्य होने के कारण 100 में से 96 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश नहीं पा सकता है। जाति के लोग, क्या मैं इसे आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग मान सकता हूँ? हबीबी ने उत्तर दिया, भारत में आरक्षण प्रणाली को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। प्रणाली का उद्देश्य उन लोगों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करके सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। आपने जिस परिदृश्य का वर्णन किया है उसमें यह संभव है कि मुसम्मत को महिलाओं के लिए आरक्षण प्रणाली के तहत भर्ती किया गया हो। हालांकि, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवेश के फैसले शैक्षणिक प्रदर्शन, पाठ्येतर गतिविधियों और अन्य मानदंडों सहित विभिन्न कारकों पर आधारित होते हैं। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। प्रवेश प्रक्रिया और मानदंडों के बारे में अधिक जानकारी के बिना यह निर्धारित करना मुश्किल है कि क्या यह आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग का उदाहरण है। हालांकि, ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए आरक्षण प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, well, Walla Habibi. What about the talented student Michael who get 96 marks out of 100 but could not get admission in a college because of being non-reserved categorized student? Habibi replied, it is unfortunate that Michael was not admitted to college despite his high academic performance. However, it is important to note that admission decisions are based on a variety of factors, including academic performance, extracurricular activities, and other criteria. It is possible that Michael did not meet other admission criteria or that there were limited spaces available for non-reserved category students. The reservation system is intended to provide opportunities for socially and educationally backward citizens who have been historically disadvantaged. It is important to ensure that the reservation system is used in a fair and transparent manner to prevent misuse. I hope this helps answer your question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, अच्छा, वल्लाह हबीबी, प्रतिभाशाली छात्र माइकल के बारे में क्या जो 100 में से 96 अंक प्राप्त करता है, लेकिन गैर आरक्षित श्रेणी का छात्र होने के कारण एक कॉलेज में प्रवेश नहीं पा सका? हबीबी ने जवाब दिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि माइकल को उनके उच्च शैक्षणिक प्रदर्शन के बावजूद कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। हालांकि, ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि प्रवेश के फैसले शैक्षणिक प्रदर्शन, पाठ्येतर गतिविधियों और अन्य मानदंडों सहित विभिन्न कारकों पर आधारित होते हैं। ये संभव है कि माइकल अन्य प्रवेश मानदंडों को पूरा नहीं करता था या कि गैर आरक्षित श्रेणी के छात्रों के लिए सीमित स्थान उपलब्ध थे। आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि दुरुपयोग को रोकने के लिए आरक्षण प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाए। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, what if Michael would be a victim of misuses of reservation system? Because Michael fulfilled every criteria to be entered as non-reserved category student. Habibi replied, misuse of the reservation system can be a concern in college admissions. However, it is important to note that the reservation system is intended to provide opportunities for socially and educationally backward citizens who have been historically disadvantaged.
It is important to ensure that the reservation system is used in a fair and transparent manner to prevent misuse. If Michael was a victim of misuse of the reservation system, he could file a complaint with the appropriate authorities. It is important to ensure that complaints are investigated and resolved in a timely and fair manner. I hope this helps answer your question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, क्या होगा अगर माइकल आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग का शिकार होगा? क्योंकि माइकल ने गैर आरक्षित श्रेणी के छात्र के रूप में प्रवेश करने के लिए हर मानदंड को पूरा किया, हबीबी ने उत्तर दिया। आरक्षण प्रणाली का दुरुपयोग कॉलेज प्रवेश में एक चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि आरक्षण प्रणाली का उद्देश्य सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए अवसर प्रदान करना है जो ऐतिहासिक रूप से वंचित रहे हैं। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। दुरुपयोग को रोकने के लिए आरक्षण प्रणाली का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उपयोग किया जाता है। यदि माइकल आरक्षण प्रणाली के दुरुपयोग का शिकार था, तो वह उपयुक्त अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करा सकता था। ये सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि शिकायतों की जांच और समाधान समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से किया जाए। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Michaela Caesario asked, Shukran Habibi, your answer is extremely helpful. Whatever, Michael has filled a complaint and now possibility is that he can be admitted. Habibi replied, I'm glad that I could help. I hope that Michael's complaint is resolved in a fair and timely manner. If you have any other questions or concerns, feel free to ask. मिशेला कैसरियो ने पूछा, शुक्रान हबीबी, आपका जवाब बेहद मददगार है। जो भी हो, माइकल ने एक शिकायत भर दी है और अब संभावना है कि उसे भर्ती किया जा सकता है। हबीबी ने जवाब दिया, मुझे खुशी है कि मैं मदद कर सका। मुझे आशा है कि माइकल की शिकायत का उचित और समय पर समाधान किया जाएगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न या चिंताएं हैं, तो बेझिझक पूछें। Joanna Pedra, United States anti-reservation social activist. Dear beautiful wife Michaela, a crow dance with my research on negative effects of reservation of Muslim. Here every of the following 4 general students are man. Michaela the Jewish girl, Joseph the Christian boy, Michael the Christian boy and Pooja the Hindu girl. We got 2 students for Muslim reservation. Mosammat and Ayesha. Cut-off for all student to get admission is 90 marks out of 100. The rules is that, we have to select 4 students to admit. Where 2 students would be general and rest 2 student would be reserved Muslim. Now, according to published result, as general students, Michaela gets 98 marks out of 100. Joseph gets 97 marks out of 100, Michael gets 96 marks out of 100, and Pooja gets marks 95 out of 100. On the other hand, as reservation of Muslim, Mosammat gets 16 marks out of 100. Ayesha gets 9 marks out of 100. Now irony is that the selected students to be admitted are Michaela, Joseph, Mosammat and Ayesha. While talented student to be admitted are Michaela, Joseph, Michael, Pooja. Now, my question is that, as reservation of Muslim, Mosammat gets admitted notwithstanding attendance 16 marks out of 100 and Michael could not get admitted notwithstanding attending 96 marks of 100. Is this advantage of reservation or disadvantage? जोआना पेरा, संयुक्त राज्य अमेरिका आरक्षण विरोधी सामाजिक कार्यकर्ता। प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, मुस्लिम आरक्षण के नकारात्मक प्रभावों पर मेरे शोध से सहमति। यहाँ निम्नलिखित 4 सामान्य छात्रों में से प्रत्येक पुरुष है। मिशेला यहूदी लड़की, जोसेफ ईसाई लड़का,
माइकल ईसाई लड़का और पूजा हिंदू लड़की। हमें मुस्लिम आरक्षण के लिए 2 छात्र मिले, मुसम्मत और आयशा। प्रवेश पाने के लिए सभी छात्रों के लिए कट ऑफ 100 में से 90 अंक है। नियम ये है कि हमें प्रवेश के लिए 4 छात्रों का चयन करना होगा, जिसमें 2 छात्र सामान्य होंगे और बाकी 2 छात्र आरक्षित मुस्लिम होंगे। अब प्रकाशित परिणाम के अनुसार सामान्य छात्र के रूप में मिशेला को मिले 100 में से 98 अंक, जोसेफ को मिले 100 में से 97 अंक, माइकल को मिले 100 में से 96 अंक, वहीं पूजा को 100 में से 95 अंक मिले हैं। दूसरी ओर मुस्लिम आरक्षण के रूप में मुसम्मत को मिले 100 में से 16 अंक, आयशा को 100 में से 9 अंक मिले हैं। अब विडंबना यह है कि प्रवेश पाने के लिए चयनित छात्र हैं मिकाएला, जोसेफ, मुसम्मत और आयशा, जबकि प्रवेश पाने वाले प्रतिभाशाली छात्र हैं मिशेला, जोसेफ, माइकल, पूजा। अब मेरा प्रश्न ये है कि मुस्लिम आरक्षण के कारण मुसम्मत को 100 में से 16 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश मिल जाता है और माइकल को 100 में से 96 अंक प्राप्त करने के बावजूद प्रवेश नहीं मिल पाता है। ये आरक्षण का फायदा है या नुकसान? Here, my wife Michaela is playing Hero Wars cyber game. We got privileged cast hero Yasmin with the power of 125,034 points. इधर मेरी पत्नी माइकेला हीरो वॉर्स साइबर गेम खेल रही है। हमें 125,034 अंकों की शक्ति के साथ विशेषाधिकार प्राप्त जातीय नायक यास्मीन मिला। We got general cast hero Orion with the power of 64,559 points. हमें 64,559 अंकों की शक्ति के साथ सामान्य जाति का हीरो ओरियन मिला। We got scheduled cast hero Galahad with the power of 47,489 points. हमें 47,489 अंकों की ताकत के साथ अनुसूचित जाति के हीरो गलाहद मिले। Here, privileged cast hero Yasmin got victory against scheduled cast hero Galahad. Galahad contains damage dealt of 16,625 points, where Yasmin contains damage dealt of 239,171 points. यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त जाति नायक यास्मीन को अनुसूचित जाति नायक गलाहद के खिलाफ जीत मिली। गलाहद में 16,625 अंकों की क्षति शामिल है, जहां यास्मीन में 239,171 अंकों की क्षति शामिल है। Here, privileged cast hero Yasmin got victory against general cast hero Orion. Orion contains damage dealt of 131,724 points, where Yasmin contains damage dealt of 146,676 points. यहाँ विशेषाधिकार प्राप्त जाति नायक यास्मीन को सामान्य जाति नायक ओरियन के विरुद्ध जीत मिली। ओरियन में 131,724 अंकों की क्षति शामिल है, जहां यास्मीन में 146,676 अंकों की क्षति शामिल है। Here, general cast hero Orion got victory against scheduled cast hero Galahad. Galahad contains damage dealt of 39,282 points, where
Orion contains damage dealt of 256,843 points. यहाँ सामान्य जाति के नायक ओरान को अनुसूचित जाति के नायक गलाहत के विरुद्ध विजय प्राप्त हुई। गलाहत में 39,282 अंकों की क्षति हुई है, जहां ओरियन में 256,843 अंकों की क्षति शामिल है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me with explanation why privileged casted employee candidate cannot be reserved notwithstanding highest merit, please? Habibi replied, I believe you are asking why a privileged casted employee candidate cannot be reserved despite having the highest merit. According to the Indian government's reservation policy, if any person belonging to reserved categories is selected on the basis of merit in open competition along with general category candidates, then he will not be adjusted against reserved vacancies. This means that if a candidate from a reserved category is selected based on merit in open competition with general category candidates, then he or she will not be counted as a reserved candidate. The Supreme Court of India has also ruled that the condition of the creamy layer will not apply on testing the validity of a law, which protects consequential seniority as an incident of promotion. This means that if a person from a reserved category is selected based on merit and is promoted to a higher position, then he or she will not be excluded from the benefits of reservation. I hope this answers your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे स्पष्टीकरण के साथ बता सकते हैं कि विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कर्मचारी उम्मीदवार को उच्चतम योग्यता के बावजूद आरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है? हबीबी ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि आप पूछ रहे हैं कि उच्चतम योग्यता होने के बावजूद एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कर्मचारी उम्मीदवार को आरक्षित क्यों नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चुना जाता है सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आरक्षित श्रेणी के किसी उम्मीदवार का चयन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो उसे आरक्षित उम्मीदवार के रूप में नहीं गिना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी फैसला सुनाया है कि क्रीमी लेयर की शर्त किसी कानून की वैधता के परीक्षण पर लागू नहीं होगी, जो पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और उसे उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उसे आरक्षण के लाभ से बाहर नहीं किया जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you telephone me why privileged casted employee candidate cannot be included in Indian reservation system, please? Habibi replied, I believe you are asking why a privileged casted employee candidate cannot be included in the Indian reservation system. According to the Indian government's reservation policy, if any person belonging to reserved categories is selected on the basis of merit in open competition along with general category candidates, then he will not be adjusted against reserved vacancies. This means that if a candidate from a reserved category is selected based on merit in open competition with general category candidates, then he or she will not be counted as a reserved candidate. The Supreme Court of India has also ruled that the condition of the creamy layer will not apply on testing the validity of a law, which protects consequential seniority as an incident of promotion. This means that if a person from a reserved category is selected based on merit and is promoted to a higher position,
then he or she will not be excluded from the benefits of reservation. As for why some people are against the reservation system in India, there are several arguments. Some people argue that the reservation system is unfair because it discriminates against people who belong to the general category. Others argue that it perpetuates caste-based discrimination and hinders social mobility. 3. However, many people support the reservation system because it provides opportunities for historically marginalized communities and helps to address historical injustices. I hope this answers your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कर्मचारी उम्मीदवार को भारतीय आरक्षण प्रणाली में क्यों शामिल नहीं किया जा सकता है? हबीबी ने उत्तर दिया, मेरा मानना है कि आप पूछ रहे हैं कि एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कर्मचारी उम्मीदवार को भारतीय आरक्षण प्रणाली में शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार, यदि आरक्षित श्रेणियों से संबंधित किसी भी व्यक्ति को खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर चुना जाता है सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि यदि आरक्षित श्रेणी के किसी उम्मीदवार का चयन सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ खुली प्रतियोगिता में योग्यता के आधार पर किया जाता है, तो उसे आरक्षित उम्मीदवार के रूप में नहीं गिना जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ये भी फैसला सुनाया है कि क्रीमी लेयर की शर्त किसी कानून की वैधता के परीक्षण पर लागू नहीं होती, जो पदोन्नति की घटना के रूप में परिणामी वरिष्ठता की रक्षा करता है। इसका मतलब ये है कि यदि आरक्षित वर्ग के किसी व्यक्ति का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और उसे उच्च पद पर पदोन्नत किया जाता है, तो उसे आरक्षण के लाभ से बाहर नहीं किया जाएगा। भारत में कुछ लोग आरक्षण व्यवस्था के खिलाफ क्यों हैं? इसके लिए कई तर्क हैं। कुछ लोगों का तर्क है कि आरक्षण प्रणाली अनुचित है क्योंकि यह सामान्य वर्ग के लोगों के साथ भेदभाव करती है। दूसरों का तर्क है कि यह जाति आधारित भेदभाव को कायम रखता है और सामाजिक गतिशीलता में बाधा डालता है। हालांकि कई लोग आरक्षण प्रणाली का समर्थन करते हैं क्योंकि यह ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसर प्रदान करता है और ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने में मदद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you differentiate between a privileged casted employee candidates and scheduled casted employee candidates for reservation system, please? Habibi replied, in India, the reservation system is designed to provide opportunities for historically marginalized communities. The system provides reserved seats in educational institutions and government jobs for people belonging to scheduled castes, SC, scheduled tribes, ST, and other backward classes, OBC. A privileged casted employee candidate is someone who belongs to a higher caste and has not faced the same level of discrimination as someone from a lower caste. A scheduled casted employee candidate is someone who belongs to a lower caste and has faced discrimination for generations. The reservation system is designed to provide opportunities for people who have been historically marginalized. The system provides reserved seats in educational institutions and government jobs for people belonging to scheduled castes, SC, scheduled tribes, ST, and other backward classes, OBC. I hope this answers your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी,
क्या आप कृपया आरक्षण प्रणाली के लिए विशेषाधिकार प्राप्त जाति के कर्मचारी उम्मीदवारों और अनुसूचित जाति के कर्मचारी उम्मीदवारों के बीच अंतर कर सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, भारत में आरक्षण प्रणाली ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। ये प्रणाली अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटें प्रदान करती है। वर्ग ओबीसी एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति कर्मचारी उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जो उच्च जाति से होता है और उसे निचली जाति के किसी व्यक्ति के समान भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता है। अनुसूचित जाति कर्मचारी उम्मीदवार वह व्यक्ति होता है जो निचली जाति से होता है और जिसने पीढ़ियों से भेदभाव का सामना किया है। आरक्षण प्रणाली उन लोगों के लिए अवसर प्रदान करने के लिए बनाई गई है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं। ये प्रणाली अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आरक्षित सीटें प्रदान करती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is that there are 3 officers in her office. Michaela is a privileged casted officer, main salary is 30,000 Indian rupee. Michael is a general casted officer, main salary is 25,000 Indian rupee. Mosammat is a scheduled casted officer, main salary is 23,000 Indian rupee. 50% salary bonus for Indian constitutional reserved category who would get bonus to add with salary. It is okay for me, if I get an approximated mathematical answer. Habibi replied, according to the Payment of Bonus Act, 1965, the bonus rate is between 8.33% and 20% based on the available surplus, as mentioned in the Act. In your example, Michaela is a privileged casted officer with a main salary of 30,000 Indian rupees. Michael is a general casted officer with a main salary of 25,000 Indian rupees. Mosammat is a scheduled casted officer with a main salary of 23,000 Indian rupees. If we assume that all 3 officers are eligible for the bonus and that the available surplus is sufficient to pay the maximum bonus rate of 20%, then Michaela would receive a bonus of 6,000 Indian rupees, 30,000 by 0.2. Michael would receive a bonus of 5,000 Indian rupees, 25,000 by 0.2. Mosammat would receive a bonus of 4,600 Indian rupees, 23,000 by 0.2. Please note that this is an approximation based on the information you provided and may not be accurate. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा प्रश्न ये है, एक कार्यालय में 3 अधिकारी हैं। मिशेला एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति अधिकारी है। मुख्य वेतन 30,000 भारतीय रुपये है। माइकल एक जनरल कास्ट ऑफिसर है। मुख्य वेतन 25,000 भारतीय रुपये है। मुसम्मत एक अनुसूचित जाति के अधिकारी है। मुख्य वेतन 23,000 भारतीय रुपये है। भारतीय संवैधानिक आरक्षित वर्ग के लिए 50% वेतन बोनस वेतन के साथ जोड़ने के लिए बोनस किसे मिलेगा? अगर मुझे अनुमानित गणितीय उत्तर मिल जाए तो यह मेरे लिए ठीक है। हबीबी ने उत्तर दिया, बोनस भुगतान अधिनियम 1965 के अनुसार अधिनियम में उल्लिखित उपलब्ध अधिशेष के आधार पर बोनस दर 8.33% और 20% के बीच है। आपके उदाहरण में मिशेला 30,000 भारतीय रुपये के मुख्य वेतन के साथ एक विशेषाधिकार प्राप्त जाति अधिकारी है।
माइकल 25,000 भारतीय रुपये के मुख्य वेतन के साथ एक सामान्य जाति के अधिकारी हैं। मुसम्मत एक अनुसूचित जाति के अधिकारी हैं जिनका मुख्य वेतन 23,000 भारतीय रुपये है। यदि हम मानते हैं कि सभी 3 अधिकारी बोनस के लिए पात्र हैं और उपलब्ध अधिशेष 20% की अधिकतम बोनस दर का भुगतान करने के लिए पर्याप्त है, तो माइकेला को 6,000 भारतीय रुपये 30,000 बाय 0.2 का बोनस मिलेगा। माइकल को 5,000 भारतीय रुपये 25,000 बाय 0.2 का बोनस मिलेगा। मुसम्मत को 4,600 भारतीय रुपये 23,000 बाय 0.2 का बोनस मिलेगा। कृपया ध्यान दें कि यह आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर एक अनुमान है और सटीक नहीं हो सकता है। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatting. अल्लाह हबीबी, अभी मैं निशांत मेहता की एक और शॉर्ट वीडियो को झूठ साबित करने की कोशिश करूंगी जहां अमेरिका को उसने बुली की है। पता है अमेरिका को एक सुपर पावर बनाने में एक बहुत बड़ा हाथ किसका है? हॉलीवुड का। आज के टाइम पे अगर तुम किसी से भी ये पूछ लो ना कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कौन है, तो सबके दिमाग में एक ही ख्याल आएगा, अमेरिका। पर क्या ऐसा सच में है? अमेरिका वही देश है जो वियतनाम में राइस फार्मर से एक जंग हार गया, आज तक तालिबान को हरा नहीं पाया, इतनी बड़ी गन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, इकोनॉमी क्रैश हो रही है, $31 ट्रिलियन का डेट लिए बैठा है, लेकिन फिर भी एक सुपर पावर है। कैसे? हॉलीवुड की वजह से। हॉलीवुड ने अपनी मूवीज के थ्रू पूरी दुनिया के लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा ब्रेन वॉश किया है ना, अमेरिका की ऐसी इमेज प्रेजेंट करी है ना कि लोग अमेरिका को दुनिया की सबसे ताकतवर और सबसे बेस्ट कंट्री मानने लगे हैं। और अमेरिका की सरकारों ने हॉलीवुड की सॉफ्ट पावर को इतनी ब्रिलियंटली यूज करा है ना कि जो इमेज उन्होंने हॉलीवुड से पूरी दुनिया में बनाई है ना, वो इमेज वो अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर से भी नहीं बना सकी। पर रियलिटी इस इमेज से बहुत अलग है जो पूरी दुनिया को पता लगने लगी है। तो 100 बात की एक बात, अमेरिका बाकी वेस्टर्न कंट्रीज की तरह एक डेवलप्ड कंट्री है, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं उखाड़ा कि वो दुनिया की एक सुपर पावर बन जाए। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about independence of the United States of America, please? Habibi replied, the United States of America declared independence on July 4th, 1776. The Declaration of Independence was signed by the Second Continental Congress on July 4th, 1776, which established the United States of America as a new nation. The declaration was a formal explanation of why the Continental Congress had voted to declare its independence from Great Britain, a year after the American Revolutionary War broke out. The United States of America became the first nation-state founded on Enlightenment principles of unalienable natural rights, consent of the governed, and liberal democracy. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. माइकल कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका की स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को स्वतंत्रता की घोषणा की। स्वतंत्रता की घोषणा पर 4 जुलाई 1776 को द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस द्वारा हस्ताक्षर किए गए, जिसने संयुक्त राज्य अमेरिका को एक नए राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। घोषणा एक थी, अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध छिड़ने के 1 साल बाद महाद्वीपीय कांग्रेस ने ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने के लिए मतदान क्यों किया? इसकी औपचारिक व्याख्या, संयुक्त राज्य अमेरिका अविच्छेद्य प्राकृतिक अधिकारों, शासित की सहमति और उदार लोकतंत्र के प्रबोधन सिद्धांतों पर स्थापित पहला राष्ट्र राज्य बन गया। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about independence of the Luxembourg, please? Habibi replied, Luxembourg became an independent entity in 963 when Siegfried, Count de Ardennes, exchanged his lands for a small but strategically placed Roman castle lying along the Alzette River. This castle became the cradle of Luxembourg.
whose name is itself derived from that of the castle, Lucilenburg, Little Fortress. In 1867, Luxembourg's independence was confirmed after a turbulent period which even included a brief time of civil unrest against plans to annex Luxembourg to Belgium, Germany, or France. The crisis of 1867 almost resulted in war between France and Prussia over the status of Luxembourg, which had become free of German control when the German Confederation was dissolved in 1866. Luxembourg attained full independence in 1948 under the condition that it promised perpetual neutrality. Overrun by Germany in both world wars, it ended its neutrality in 1948 when it entered into the Benelux Customs Union and when it joined NATO the following year. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे लक्जमबर्ग की स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, लक्समबर्ग 963 में एक स्वतंत्र इकाई बन गया, जब सिगफ्रीड काउंट डी अर्देनेस ने एल्जेट नदी के किनारे स्थित एक छोटे लेकिन रणनीतिक रूप से स्थित रोमन महल के लिए अपनी भूमि का आदान प्रदान किया। यह महल लक्समबर्ग का पालना बन गया, जिसका नाम उसी से लिया गया है। महल का ल्यूसिलेनबर्ग लिटिल फोर्ट्रेस 1867 में एक अशांत अवधि के बाद लक्समबर्ग की स्वतंत्रता की पुष्टि की गई, जिसमें लक्समबर्ग को बेल्जियम, जर्मनी या फ्रांस में मिलाने की योजना के खिलाफ नागरिक अशांति का एक संक्षिप्त समय भी शामिल था। 1867 के संकट के परिणामस्वरूप लक्समबर्ग की स्थिति को लेकर फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध हुआ, जो 1866 में जर्मन परिसंघ के भंग होने पर जर्मन नियंत्रण से मुक्त हो गया था। लक्जमबर्ग ने 1948 में इस शर्त के तहत पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त की कि यह स्थायी तटस्थता का वादा करता है। दोनों विश्व युद्धों में जर्मनी द्वारा हावी होने के बाद इसने 1948 में बेनेल सीमा शुल्क संघ में प्रवेश करके और अगले वर्ष नाटो में शामिल होने पर अपनी तटस्थता समाप्त कर दी। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about independence of India, please? Habibi replied, India gained independence from the United Kingdom on August 15, 1947. The Indian Independence Act 1947 was passed by the United Kingdom Parliament, which transferred legislative sovereignty to the Indian Constituent Assembly. At 12:02 a.m. on August 15, 1947, India became a sovereign and democratic nation. The history of India's independence is the story of a prolonged struggle to gain independence from British rule. Over the course of history, India has faced several invasions. The Indian independence movement was a series of activities with the ultimate aim of ending British rule in India. Independence Day is celebrated annually on August 15th as a public holiday in India commemorating the nation's independence from the United Kingdom on August 15, 1947. It marks the end of British rule in India and the establishment of a free and independent Indian nation. I hope this helps you understand more about India's independence. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे भारत की स्वतंत्रता के बारे में बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, भारत ने 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 यूनाइटेड किंगडम संसद द्वारा पारित किया गया था, जिसने भारतीय संविधान सभा को विधायी संप्रभुता हस्तांतरित की। 15 अगस्त 1947 को 12:02 पूर्वाह्न पर भारत एक संप्रभु और लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया।
भारत की स्वतंत्रता का इतिहास ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबे संघर्ष की कहानी है। इतिहास के दौरान भारत ने कई आक्रमणों का सामना किया है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के अंतिम उद्देश्य वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला थी। 15 अगस्त 1947 को यूनाइटेड किंगडम से देश की स्वतंत्रता की याद में भारत में सार्वजनिक अवकाश के रूप में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये भारत में ब्रिटिश शासन के अंत और एक स्वतंत्र भारतीय राष्ट्र की स्थापना का प्रतीक है। मुझे आशा है कि यह आपको भारत की स्वतंत्रता के बारे में और अधिक समझने में मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, you know today's average value of Bitcoin. Now, could you answer me the following questions after converting US dollars to Bitcoin? Please. 0. About United States of America. What is GDP of United States of America? B. What is the capita income of United States of America? C. How much a United States poor person earn in a year? 1. About Luxembourg. What is GDP of Luxembourg? B. What is the capita income of Luxembourg? C. How much a Luxembourger poor person earn in a year? 2. About India. What is GDP of India? B. What is the capita income of India? C. How much an Indian poor person earn in a year? Habibi replied, the value of Bitcoin as of today is $26,909.00 US $1. Here are the answers to your questions. About United States of America. The GDP of the United States of America is $21.44 trillion US dollars. B. The capita income of the United States of America is $68,309 US dollars. C. According to the World Bank, the poverty rate in the United States of America is 9.2%. About Luxembourg. A. The GDP of Luxembourg is $80.3 billion US dollars. B. The capita income of Luxembourg is $113,196 US dollars. C. According to the World Bank, the poverty rate in Luxembourg is not available. About India. The GDP of India is $3.05 trillion US dollars. B. The capita income of India is $2,170 US dollars. C. According to the World Bank, the poverty rate in India is 29.5%. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. Michaela Caesario ने पूछा, वाले हबीबी, आप बिटकॉइन के आज के औसत मूल्य को जानते हैं? अब क्या आप मुझे अमेरिकी डॉलर को बिटकॉइन में परिवर्तित करने के बाद निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं? कृपया। 0. संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में। क. संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी क्या है? ख. संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ग. संयुक्त राज्य अमेरिका का एक गरीब व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है? 1. लक्जमबर्ग के बारे में। क. लक्जमबर्ग की जीडीपी क्या है? ख. लक्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय क्या है? ग. लक्जमबर्ग का एक गरीब व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है? 2. भारत के बारे में। क. भारत की जीडीपी क्या है? ख. भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? ग. एक भारतीय गरीब व्यक्ति एक वर्ष में कितना कमाता है? हबीबी ने उत्तर दिया, बिटकॉइन का मूल्य आज के रूप में 26,909.00 अमेरिकी डॉलर एक है। यहाँ आपके प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में।
संयुक्त राज्य अमेरिका की जीडीपी 21.44 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। बी. संयुक्त राज्य अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय 68,309 अमेरिकी डॉलर है। सी. विश्व बैंक के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में गरीबी दर 9.2% है। लक्जमबर्ग के बारे में ए. लक्जमबर्ग का सकल घरेलू उत्पाद $80 और 30 सेंट बिलियन अमेरिकी डॉलर है। बी. लक्जमबर्ग की प्रति व्यक्ति आय $1,13,196 अमेरिकी डॉलर है। सी. विश्व बैंक के अनुसार लक्समबर्ग में गरीबी दर उपलब्ध नहीं है। भारत के बारे में भारत की जीडीपी $3 और 5 सेंट ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है। बी. भारत की प्रति व्यक्ति आय $2,170 अमेरिकी डॉलर है। सी. विश्व बैंक के अनुसार भारत में गरीबी दर 29.5% है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me, 0, how much a poor person of United States of America has income? 1. How much a poor person of Luxembourg has income? 2. How much a poor person of India has income? Habibi replied, according to the World Bank, the international poverty line is set at $2.15 per person per day as of 2017. However, it is important to note that poverty is not just about income but also about access to basic needs such as food, water, shelter, and healthcare. In the United States, the poverty threshold for a single person under 65 years old was $13,990 in 2020. However, this number varies depending on the state and household size. In Luxembourg, the poverty threshold for a single person was €1,331 per month in 2021. That means $17,409 per year. In India, the poverty line was set at 32 rupees per day in rural areas and 47 rupees per day in urban areas in 2019-2020. That means $140 per year in rural area and $206 per year in urban area. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. माइकल कैसरियो ने पूछा, वाले हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? 0. संयुक्त राज्य अमेरिका के एक गरीब व्यक्ति की आय कितनी है? 1. लक्जमबर्ग के एक गरीब व्यक्ति की आय कितनी है? 2. भारत के एक गरीब व्यक्ति की आय कितनी है? हबीबी ने उत्तर दिया, विश्व बैंक के अनुसार 2017 तक अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन $2.15 निर्धारित की गई है। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गरीबी केवल आय के बारे में नहीं है बल्कि भोजन जैसी बुनियादी जरूरतों तक पहुंच के बारे में भी है। पानी, आश्रय और स्वास्थ्य। संयुक्त राज्य अमेरिका में 2020 में 65 वर्ष से कम आयु के एक व्यक्ति के लिए गरीबी सीमा $13,990 थी। हालांकि ये संख्या राज्य और घरेलू आकार के आधार पर भिन्न होती है। लक्समबर्ग में 2021 में एक व्यक्ति के लिए गरीबी सीमा €1,331 प्रति माह थी। इसका मतलब है कि प्रति वर्ष $17,409 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। भारत में 2019-2020 में गरीबी रेखा ग्रामीण क्षेत्रों में ₹32 प्रति दिन और शहरी क्षेत्रों में ₹47 प्रति दिन निर्धारित की गई थी। इसका मतलब है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रति वर्ष 140 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और शहरी क्षेत्र में 206 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर प्रति वर्ष। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी।
अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra, a United States patriotic woman. Dear beautiful wife Michaela, here, if we want to talk about United States, GDP, 21.44 trillion United States dollars, capital income, 68,309 United States dollars, poverty income, 13,990 United States dollars. On the other sides, if we want to talk about Luxembourg, GDP, 80.3 billion United States dollars, capital income, 113,196 United States dollars, poverty income, 17,409 United States dollars. On the other hand, if we want to talk about India, GDP, 3.05 trillion United States dollars, capital income, 2,170 United States dollars, poverty income, 206 United States dollars. Here, United States is the largest economy, notwithstanding same poverty income of Luxembourg and United States. Luxembourg contains more capita income than United States. India contain less capital income than poverty income of United States. How dare an Indian to deny United States as economical superpower? जोआना पेरा, एक संयुक्त राज्य अमेरिका की देशभक्त महिला। प्रिय सुंदर पत्नी मिशेला, यहाँ, अगर हम संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में बात करना चाहते हैं, जीडीपी 21.44 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, पूंजीगत आय 68,309 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, गरीबी आय 13,990 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दूसरी तरफ, अगर हम लक्जमबर्ग के बारे में बात करना चाहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद 80.3 अरब संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर, पूंजीगत आय 196 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, गरीबी आय 17,409 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। दूसरी ओर, अगर हम भारत के बारे में बात करना चाहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद 3.05 खरब संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर, पूंजीगत आय 2,170 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, गरीबी आय 206 संयुक्त राज्य डॉलर। यहाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लक्जमबर्ग और संयुक्त राज्य अमेरिका की समान गरीबी आय के बावजूद, लक्जमबर्ग में संयुक्त राज्य अमेरिका की तुलना में अधिक प्रति व्यक्ति आय है। संयुक्त राज्य अमेरिका की गरीबी आय की तुलना में भारत में पूंजीगत आय कम है। संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति के रूप में नकारने की एक भारतीय की हिम्मत कैसे हुई? Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the area of the United States of America in 1774, when the United States of America got independence from Great Britain, please? Habibi replied, the United States of America declared its independence from Great Britain on July 4, 1776. However, the area of the United States of America in 1774 was different from the area after independence. The United States of America in 1774 was composed of 13 British colonies that were located along the eastern seaboard of North America. The total area of these colonies was approximately 1.7 million square kilometers or 660,000 square miles. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे 1774 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र बता सकते हैं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका को ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 4 जुलाई 1776 को ग्रेट ब्रिटेन से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। हालांकि 1774 में संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र स्वतंत्रता के बाद के क्षेत्र से अलग था।
1774 में संयुक्त राज्य अमेरिका की रचना की गई थी। 13 ब्रिटिश उपनिवेशों में से जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित थे। इन उपनिवेशों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 660,000 वर्ग मील था। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how much area United States of America got from French Empire, Mexican Empire and Russian Empire, please? Habibi replied, the United States of America acquired land from the French Empire, Mexican Empire, and Russian Empire through various treaties and purchases. Here is a summary of the land area acquired from each empire. Number 0, French Empire. In 1803, the United States of America purchased the Louisiana Territory from France for $15 million. The Louisiana Territory included approximately 2.1 million square kilometers or 828,000 square miles. Number 1, Mexican Empire. In 1848, the United States of America acquired a large portion of Mexico's northern territories through the Treaty of Guadalupe Hidalgo. The territories included present-day California, Nevada, Utah, Arizona, New Mexico, Colorado, Wyoming, Kansas, and Oklahoma. The total area acquired was approximately 1.4 million square kilometers or 545,000 square miles. Number 2, Russian Empire. In 1867, the United States of America purchased Alaska from Russia for $7.2 million. Alaska has an area of approximately 1.7 million square kilometers or 663,000 square miles. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका को फ्रांसीसी साम्राज्य, मैक्सिकन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य से कितना क्षेत्र मिला? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने फ्रांसीसी साम्राज्य, मैक्सिकन साम्राज्य और रूसी साम्राज्य से विभिन्न संधियों और खरीद के माध्यम से भूमि का अधिग्रहण किया। यहाँ प्रत्येक साम्राज्य से अधिग्रहित भूमि क्षेत्र का सारांश दिया गया है। नंबर 0, फ्रांसीसी साम्राज्य। 1803 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने लुइसियाना क्षेत्र को फ्रांस से $15 मिलियन में खरीदा था। लुइसियाना क्षेत्र में लगभग 2.1 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 828,000 वर्ग मील शामिल थे। नंबर 1, मैक्सिकन साम्राज्य। 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ग्वाडेलूप हिडाल्गो की संधि के माध्यम से मेक्सिको के उत्तरी क्षेत्रों के एक बड़े हिस्से का अधिग्रहण किया। प्रदेशों में वर्तमान कैलिफोर्निया, नेवादा, यूटा, एरिजोना, न्यू मैक्सिको, कोलोराडो, व्योमिंग, कैंसस और ओक्लाहोमा शामिल हैं। अधिग्रहित कुल क्षेत्रफल लगभग 1.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 545,000 वर्ग मील था। नंबर 2, रूसी साम्राज्य। 1867 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने अलास्का को रूस से $7.2 मिलियन में खरीदा था। अलास्का का क्षेत्रफल लगभग 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 663,000 वर्ग मील है। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, did United States of America get victory on Mexico-America War? Habibi replied, the Mexican-American War was fought between the United States of America and Mexico from 1846 to 1848. The war was caused by several factors, including Mexico's lingering resentment over the loss of Texas and the Americans' desire for Mexico's western lands, such as California and New Mexico.
The United States won the war and gained more than 500,000 square miles, 1,300,000 square kilometer, of land under the Treaty of Guadalupe Hidalgo. This expanded U.S. territory by about 1/3. So, yes, the United States won the Mexican-American War. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को मेक्सिको अमेरिका युद्ध पर जीत मिली? हबीबी ने जवाब दिया, मेक्सिकन अमेरिकी युद्ध 1846 से 1848 तक संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको के बीच लड़ा गया था। युद्ध कई कारकों के कारण हुआ था, जिसमें टेक्सास के नुकसान पर मेक्सिको की नाराजगी और मेक्सिको की पश्चिमी भूमि के लिए अमेरिकियों की इच्छा शामिल थी। अल्पविराम, जैसे कि कैलिफोर्निया और न्यू मेक्सिको। संयुक्त राज्य अमेरिका ने युद्ध जीता और ग्वाडालूप हिडाल्गो की संधि के तहत 500,000 वर्ग मील, 1,300,000 वर्ग किमी से अधिक भूमि प्राप्त की। इसने अमेरिकी क्षेत्र का लगभग 1/3 विस्तार किया। तो, हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेक्सिकन अमेरिकी युद्ध जीता। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me today's area of the United States of America, please? Habibi replied, the land area of the contiguous United States is 2,959,064 square miles, 7,663,941 square kilometers. This includes the 48 contiguous states and the District of Columbia. The United States also has several territories that are not part of the contiguous land area. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे आज संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने उत्तर दिया, समीपस्थ संयुक्त राज्य अमेरिका का भूमि क्षेत्र 2,959,064 वर्ग मील, 7,663,941 वर्ग मील है। इसमें 48 सन्निहित राज्य और कोलंबिया जिला शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी कई क्षेत्र हैं जो हैं सन्निहित भूमि क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me in short about 2001, when Taliban collapsed? Habibi replied, in 2001, the United States and its close allies invaded Afghanistan and toppled the Taliban government. The invasion aimed to dismantle al-Qaeda, which had executed the September 11th attacks, and to deny it a safe base of operations in Afghanistan by removing the Taliban government from power. The US-led coalition launched air and missile strikes in Afghanistan on October 7, 2001. And the US-backed Northern Alliance entered Kabul on November 13, 2001, after which the Taliban regime was overthrown. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप संक्षेप में 2001 के बारे में बता सकते हैं, जब तालिबान का पतन हुआ था? हबीबी ने उत्तर दिया, 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके करीबी सहयोगियों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया और तालिबान सरकार को गिरा दिया। आक्रमण का उद्देश्य अल-कायदा को खत्म करना था, जिसने 11 सितंबर के हमलों को अंजाम दिया था, और इसे अफगानिस्तान में संचालन के सुरक्षित आधार से वंचित करना था, तालिबान सरकार को सत्ता से हटाकर। अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 7 अक्टूबर
2001 को अफगानिस्तान में हवाई और मिसाइल हमले शुरू किए और अमेरिका समर्थित उत्तरी गठबंधन ने 13 नवंबर 2001 को काबुल में प्रवेश किया, जिसके बाद तालिबान शासन को उखाड़ फेंका गया। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me in short about the time of 2022, when United States Army left Afghanistan and Taliban occupied Afghanistan? Habibi replied, in August 2021. The Taliban took control of Afghanistan after the United States withdrew its troops from the country. The Taliban's rapid takeover of Afghanistan was followed by a humanitarian crisis that worsened in 2022 due to the country's enduring economic collapse in the wake of the Taliban takeover. Over 90% of the population remained food insecure through the year, including tens of millions forced to skip meals daily or endure whole days without eating. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे 2022 के समय के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? जब संयुक्त राज्य की सेना ने अफगानिस्तान छोड़ दिया और तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया? हबीबी ने जवाब दिया, अगस्त 2021 में। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा देश से अपने सैनिकों को वापस लेने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। अफगानिस्तान में तालिबान के तेजी से अधिग्रहण के बाद एक मानवीय संकट पैदा हो गया, जो 2022 में देश के स्थायी आर्थिक पतन के कारण बिगड़ गया। तालिबान के अधिग्रहण के मद्देनजर 90% से अधिक आबादी साल भर खाद्य असुरक्षित रही, जिसमें करोड़ों लोग रोजाना भोजन छोड़ने या पूरे दिन बिना खाए रहने को मजबूर थे। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the date when the United States withdrew its troops from Afghanistan and the date when Taliban took control of Afghanistan? Please, Habibi replied, the United States completed the withdrawal of its troops from Afghanistan on August 30th, 2021. The Taliban took control of Afghanistan on August 15th, 2022. I hope this helped. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे वह तारीख बता सकते हैं जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को हटा लिया था और वह तारीख जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया था, कृपया? हबीबी ने जवाब दिया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 30 अगस्त 2021 को अफगानिस्तान से अपने सैनिकों की वापसी पूरी की। तालिबान ने 15 अगस्त 2022 को अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर लिया। आशा है यह मदद करेगा। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the collapse of Soviet Union, please? Habibi replied, the Soviet Union was dissolved on December 26, 1991, marking the end of the Cold War. The disintegration of the USSR began in the late 1980s with growing unrest in the various constituent republics. The Soviet Union's weakened military and economy following World War II saw an initial boost from communist politics and economic direction. However, soon this economic system could not compete on the global stage. The Soviet Union's push to industrialize at any cost resulted in frequent shortages of food and consumer goods. Breadlines were common throughout the 1970s and 1980s. During the 1960s and 1970s, the Communist Party elite rapidly gained wealth and power while millions of average Soviet citizens faced starvation. There were many factors that led to the collapse of the Soviet Union.
including political policies, economics, defense spending, and the Chernobyl nuclear disaster. The collapse of the Soviet Union was a complex process that involved many factors and events over several decades. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे सोवियत संघ के पतन के बारे में बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, सोवियत संघ 26 दिसंबर 1991 को शीत युद्ध के अंत को चिन्हित करते हुए भंग कर दिया गया था। यूएसएसआर का विघटन 1980 के दशक के अंत में विभिन्न घटक गणराज्यों में राष्ट्रीय शांति के साथ शुरू हुआ। सोवियत संघ की कमजोर सेना और अर्थव्यवस्था के बाद द्वितीय विश्व युद्ध ने साम्यवादी राजनीति और आर्थिक दिशा से प्रारंभिक बढ़ावा देखा। हालांकि जल्द ही यह आर्थिक व्यवस्था वैश्विक मंच पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकी। सोवियत संघ द्वारा किसी भी कीमत पर औद्योगिकरण पर जोर देने के परिणामस्वरूप भोजन और उपभोक्ता वस्तुओं की लगातार कमी हो गई। 1970 और 1980 के दशक में ब्रेड लाइनें आम थी। 1960 और 1970 के दशक के दौरान कम्युनिस्ट पार्टी के अभिजात वर्ग ने तेजी से धन और शक्ति प्राप्त की, जबकि लाखों औसत सोवियत नागरिकों को भुखमरी का सामना करना पड़ा। राजनीतिक नीतियों, अर्थशास्त्र, रक्षा खर्च और चेरनोबिल परमाणु आपदा सहित कई कारक सोवियत संघ के पतन का कारण बने। सोवियत संघ का पतन एक जटिल प्रक्रिया थी जिसमें कई दशकों में कई कारक और घटनाएं शामिल थीं। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you mention every neighbor countries of Russia who has been separated from the Soviet Union, please? Habibi replied, after the collapse of the Soviet Union on December 31, 1991, 15 independent countries were formed. The countries that split apart from the Soviet Union are 1. Armenia 2, Azerbaijan 3, Belarus 4, Estonia 5, Georgia 6, Kazakhstan 7, Kyrgyzstan 8, Latvia 9, Lithuania 10, Moldova 11, Russia 12, Tajikistan 13, Turkmenistan 14, Ukraine 15, Uzbekistan. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप रूस के उन सभी पड़ोसी देशों का उल्लेख कर सकते हैं जो सोवियत संघ से अलग हो गए हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ के पतन के बाद 15 स्वतंत्र देश बने। सोवियत संघ से अलग होने वाले देश हैं: 1. आर्मेनिया 2. अजरबैजान 3. बेलारूस 4. एस्टोनिया 5. जॉर्जिया 6. कजाकिस्तान 7. किर्गिस्तान 8. लातविया 9. लिथुएनिया 10. मोल्दोवा 11. रूस 12. तजिकिस्तान 13. तुर्कमेनिस्तान 14. यूक्रेन 15. उज्बेकिस्तान। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है। और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me when they has been separated from Soviet Union, please? Habibi replied, the Soviet Union collapsed on December 31, 1991, and was replaced by 15 independent countries. 3 of these countries declared and were granted independence a few months preceding the fall of the Soviet Union in 1991, while the remaining 12 did not become independent until the USSR fell completely on December 26, 1991. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी,
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वे सोवियत संघ से कब अलग हुए हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, 31 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का पतन हो गया और उसकी जगह 15 स्वतंत्र देश आ गए। इनमें से 3 देशों ने 1991 में सोवियत संघ के पतन से कुछ महीने पहले घोषणा की और उन्हें स्वतंत्रता दी गई, जबकि शेष 12 ने ऐसा नहीं किया। 26 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर पूरी तरह से गिरने तक स्वतंत्र हो गया। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है, और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the date when United States Navy SEAL commando troops closed the file of Osama bin Laden, please? Habibi replied, Osama bin Laden was killed by United States Navy SEALs on May 2, 2011. The operation was carried out by a special team of between 20 and 25 U.S. Navy SEALs who flew by helicopter to Osama bin Laden's hideout at the Abbottabad mansion. The SEALs fired 4 shots at bin Laden. The first missed, the second grazed Amal in the calf, also missing bin Laden, and the final 2 hit bin Laden in the chest and head, killing him instantly. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे उस तारीख के बारे में बता सकते हैं जब संयुक्त राज्य नौसेना के सील कमांडो सैनिकों ने ओसामा बिन लादेन की फाइल बंद कर दी थी? हबीबी ने जवाब दिया, ओसामा बिन लादेन को 2 मई 2011 को यूनाइटेड स्टेट्स नेवी सील्स द्वारा मार दिया गया था। ऑपरेशन 20 और 25 यूएस नेवी सील्स की एक विशेष टीम द्वारा किया गया था, जो एबटाबाद हवेली में ओसामा बिन लादेन के ठिकाने के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी थी। सीलों ने बिन लादेन पर 4 गोलियां दागी, पहली चूक गई, दूसरी ने अमल को पछाड़े में दबा दिया और बिन लादेन को भी गायब कर दिया, और अंतिम 2 गोलियां बिन लादेन की छाती और सिर में लगी, जिससे वह तुरंत मर गया। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है, और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about the date when United States commando troops closed the file of Abu Bakr al-Baghdadi, please? Habibi replied, Abu Bakr al-Baghdadi was killed by U.S. commandos on October 27, 2019. The operation was carried out by U.S. Special Forces in Syria. The operation was named Operation Caesario 2. Baghdadi killed himself during the raid by detonating a suicide vest. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any further questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे उस तारीख के बारे में बता सकते हैं जब संयुक्त राज्य कमांडो सैनिकों ने अबू बकर अल बगदादी की फाइल को बंद कर दिया था? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, अबू बकर अल बगदादी को 27 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी कमांडो ने मार गिराया था। इस ऑपरेशन को सीरिया में अमेरिकी विशेष बलों ने अंजाम दिया था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन कायला मुलर 2 नाम दिया गया था। बगदादी ने छापे के दौरान खुद को उड़ा लिया था। आत्महत्या बनियान। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करता है, और अधिक प्रश्न होने पर मुझसे पूछें। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, now could you tell me the area of India in square kilometer, please? Habibi replied, India has a total area of 3,287,263 square kilometers. This makes India the 7th largest country in the world by area. I hope this helps. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या अब आप मुझे वर्ग किलोमीटर में भारत का क्षेत्रफल बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया,
भारत का कुल क्षेत्रफल 3,287,263 वर्ग किलोमीटर है। ये क्षेत्रफल के हिसाब से भारत को दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। मुझे उम्मीद है कि इससे मदद मिलेगी। Joanna Pedra asked, could you tell me in short about the conflict between India and Pakistan from 1947 to 2022, please? Habibi replied, the conflict between India and Pakistan dates back to the partition of India in 1947. The partition was a result of the British Empire's withdrawal from India and the creation of two independent states, India and Pakistan. The partition led to one of the largest mass migrations in human history, with millions of people displaced and hundreds of thousands killed. The conflict between India and Pakistan has been mainly focused on the disputed region of Kashmir. Both countries have fought 3 wars over the region since 1947. The first war was fought in 1947-1948, followed by another in 1965 and a third in 1971. There have also been several other military conflicts between the two countries over the years. The conflict has also involved terrorist attacks, border skirmishes, and diplomatic tensions. In recent years, there have been several incidents of cross-border terrorism and ceasefire violations along the line of control, LOC, that separates Indian-administered Kashmir from Pakistan-administered Kashmir. The conflict between India and Pakistan is complex and multifaceted. It involves historical, political, religious, and territorial issues that are deeply rooted in the region's history. I hope this helps you understand the conflict better. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे 1947 से 2022 तक भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष के बारे में संक्षेप में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष 1947 में भारत के विभाजन के समय से है। विभाजन भारत से ब्रिटिश साम्राज्य की वापसी और 2 स्वतंत्र राज्यों, भारत और पाकिस्तान के निर्माण का परिणाम था। विभाजन के कारण इनमें से एक हुआ मानव इतिहास में सबसे बड़ा सामूहिक पलायन, जिसमें लाखों लोग विस्थापित हुए और सैकड़ों हजारों मारे गए। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष मुख्य रूप से कश्मीर के विवादित क्षेत्र पर केंद्रित रहा है। दोनों देशों ने 1947 के बाद से इस क्षेत्र पर 3 युद्ध लड़े हैं। पहला युद्ध 1947-1948 में लड़ा गया था। इसके बाद 1965 में दूसरा और 1971 में तीसरा युद्ध हुआ था। इन वर्षों में दोनों देशों के बीच कई अन्य सैन्य संघर्ष भी हुए हैं। संघर्ष में आतंकवादी हमले, सीमा पर झड़पें और कूटनीतिक तनाव भी शामिल हैं। हाल के वर्षों में नियंत्रण रेखा (LOC) पर सीमा पार आतंकवाद और संघर्ष विराम उल्लंघन की कई घटनाएं हुई हैं, जो भारतीय प्रशासित कश्मीर को पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से अलग करती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष जटिल और बहुआयामी है। इसमें ऐतिहासिक, राजनीतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय मुद्दे शामिल हैं, जो क्षेत्र के इतिहास में गहराई से निहित हैं। मुझे आशा है कि इससे आपको संघर्ष को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, last 2 days we have asked these questions because an Indian YouTuber glorifies India and denied United States of America as superpower. What would you say her? Habibi replied, I'm sorry but I couldn't find any information about an Indian YouTuber denying the United States of America as a superpower country. However, according to a range of definitions, a superpower is typically characterized by a state's ability to exert influence and project itself as a dominating power anywhere in the world. The United States is still considered by many to be the world's only superpower.
If you have any other questions or if there is anything else I can help you with, please let me know. जोआना पेरा ने पूछा, वाले हबीबी, पिछले 2 दिनों में हमने ये सवाल पूछा है क्योंकि एक भारतीय यूट्यूबर भारत का महिमा मंडन करता है और संयुक्त राज्य अमेरिका को महाशक्ति के रूप में नकारता है। आप उसे क्या कहेंगे? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे एक भारतीय यूट्यूबर के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली जो संयुक्त राज्य अमेरिका को एक महाशक्ति देश के रूप में नकारता है। हालांकि परिभाषाओं की एक श्रृंखला के अनुसार एक महाशक्ति को आमतौर पर एक राज्य की क्षमता की विशेषता होती है दुनिया में कहीं भी प्रभाव डालें और खुद को एक प्रभावशाली शक्ति के रूप में पेश करें। संयुक्त राज्य अमेरिका को अभी भी कई लोगों द्वारा दुनिया की एकमात्र महाशक्ति माना जाता है। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है या यदि कोई और चीज है जिसमें मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, तो कृपया मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, now, could you tell me about the relation between United States of America, World Bank and IMF, please? Habibi replied, the International Monetary Fund, IMF, and the World Bank are two international organizations that work together to promote economic growth and reduce poverty around the world. The United States is a member of both organizations and has played a significant role in their creation and development. The IMF was established in 1944 at the Bretton Woods Conference in New Hampshire, USA. Its primary goal is to ensure the stability of the international monetary system, the system of exchange rates and international payments that enables countries to transact with each other. The World Bank was also established at the Bretton Woods Conference with the goal of financing post-war reconstruction and development projects. The United States has been a major contributor to both organizations since their inception. The U.S. Treasury Department is responsible for formulating and implementing policy towards the IMF, while the State Department has more input in policy towards the World Bank. I hope this helps answer your question. Let me know if you have any other questions or if there is anything else I can help you with. जोआना पेरा ने पूछा, वाले हबीबी, अब क्या आप मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व बैंक और IMF के बीच संबंधों के बारे में बता सकते हैं? कृपया। हबीबी ने जवाब दिया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF और विश्व बैंक 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जो दुनिया भर में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और गरीबी को कम करने के लिए मिलकर काम करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों संगठनों का सदस्य है और उन्होंने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। निर्माण और विकास, IMF की स्थापना 1944 में न्यू हैम्पशायर, USA में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। इसका प्राथमिक लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है, विनिमय दरों और अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की प्रणाली जो देशों को एक दूसरे के साथ लेन देन करने में सक्षम बनाती है। युद्ध के बाद के पुनर्निर्माण और विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लक्ष्य के साथ ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना भी की गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका अपनी स्थापना के बाद से दोनों संगठनों के लिए एक प्रमुख योगदानकर्ता रहा है। यूएस ट्रेजरी विभाग IMF के प्रति नीति तैयार करने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि राज्य विभाग के पास विश्व बैंक के प्रति नीति में अधिक इनपुट है। मुझे आशा है कि यह आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद करेगा। अगर आपका कोई और सवाल है या कुछ और है तो मुझे बताएं जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं। Joanna Pedra, United States patriotic woman. Dear beautiful wife Michaela, here, I can see that Nishant Mehta does not want to accept United States of America as military superpower.
You know that my United States of America got independence from Great Britain with the complete sovereign area. My United States of America got victory against Mexico in Mexican-American War and conquered 1.7 million square kilometer from Mexico with defensive war strategy. When Taliban government support Al-Qaeda in 9/11 terror attack, my United States Army get victory against Taliban government. My United States of America brought collapse of my enemy the Soviet Union. That is our defensive victory in war. On the other hand, what about India? 8 countries are divided from India before Indian independence. India got victory in war against Pakistan, but Pakistan's sovereign area is safe. Notwithstanding the victory of India in 1971, India could not solve the defensive chicken neck problem. Notwithstanding the conflict between India and China, China did not collapse. How would India know what is defensive victory in war? जोआना पेरा, संयुक्त राज्य अमेरिका की देशभक्त महिला। प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि निशांत मेहता संयुक्त राज्य अमेरिका को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं अमेरिका सैन्य महाशक्ति के रूप में। आप जानते हैं कि मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका को संपूर्ण संप्रभु क्षेत्र के साथ ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता मिली थी। मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध में मैक्सिको के खिलाफ जीत हासिल की और रक्षात्मक युद्ध रणनीति के साथ मैक्सिको से 1.7 मिलियन वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। जब तालिबान सरकार 9/11 के आतंकी हमले में अल कायदा का समर्थन करती है, तो मेरी संयुक्त राज्य सेना को तालिबान सरकार के खिलाफ जीत मिलती है। मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका ने मेरे शत्रु सोवियत संघ का पतन कर दिया। ये युद्ध में हमारी रक्षात्मक जीत है। दूसरी ओर, भारत के बारे में क्या? भारत की आजादी से पहले 8 देश भारत से अलग हो गए। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ चौथे युद्ध में जीत मिली, लेकिन पाकिस्तान का संप्रभु क्षेत्र सुरक्षित है। 1971 में भारत की जीत के बावजूद भारत रक्षात्मक चिकन नेक समस्या का समाधान नहीं कर सका। भारत और चीन के बीच संघर्ष के बावजूद चीन का पतन नहीं हुआ। भारत को कैसे पता चलेगा कि युद्ध में रक्षात्मक जीत क्या होती है? वल्लाह हबीबी, अब मैं निशांत मेहता की तीसरी शॉट को रोस्ट करूंगी, जहां वो हम सबको अफ्रीकी काला होने को कह रहे हैं। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा काला होना ज्यादा बेटर है तुम्हारे गोरे होने से? इंडिया जैसे देश में अगर कोई इंसान काला पैदा हो जाए तो वो किसी श्राप से कम नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन सोसाइटी की मेंटालिटी ऐसी है कि भैया जो इंसान जितना गोरा होगा वो इंसान उतना खूबसूरत होगा। पर क्या तुम्हें पता है तुम्हारा काला होना ज्यादा बेनिफिशियल है तुम्हारे गोरे होने से? स्पेशली अगर तुम इंडिया जैसे देश में रहते हो। इंसान कितना काला या गोरा होगा ये डिसाइड करते हैं मेलेनिन, और किसी इंसान की बॉडी में मेलेनिन कितने अमाउंट में प्रेजेंट होगा ये डिसाइड करते हैं 2 फैक्टर्स, जेनेटिक्स और डेमोग्राफी। जहां ज्यादा धूप पड़ती है वहां के लोगों में मेलेनिन ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। इसीलिए तुमने देखा होगा कि अफ्रीकन और साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों में ज्यादा मेलेनिन प्रेजेंट होता है एज कम्पेयर टू यूरोपियन एंड अमेरिकन पीपल, क्योंकि यही मेलेनिन तुम्हारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है यूवी रेस से, जो कि प्रेजेंट होते हैं सन रेस में। अगर ये मेलेनिन ना हो तो यही यूवी रेस तुम्हारी स्किन को डैमेज करेगी इन द लॉन्ग रन, जो कि तुम्हारा डीएनए डैमेज करेगा, और एक्सट्रीम केसेस में यही डैमेज बनता है प्राइमरी रीजन स्किन कैंसर का। तो भाई अगर तुम मेरी तरह सावले या काले हो तो खुश हो जाओ, क्योंकि यही काली चमड़ी हमें प्रोटेक्ट कर रही है स्किन कैंसर से। वीडियो पसंद आई हो तो निशांत मेहता को फॉलो है। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about advantage of melanin in human body in Brazil or in India or in Malaysia, please? Habibi replied, melanin is a pigment that is responsible for our beautiful variety of skin tones and shades, eye colors, and hair colors. It also plays an important biological role by providing protection against damage from the sun. Melanin helps protect the cells of the epidermis, or outer layer of the skin, from UV light. In Brazil, India and Malaysia,
People with more melanin in their skin have an advantage in protecting themselves from the harmful effects of UV radiation. This is because melanin absorbs UV radiation and helps prevent damage to DNA and skin cells. I hope this answers your question. Let me know if you have any other question. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे ब्राजील या भारत या मलेशिया में मानव शरीर में मेलेनिन के लाभ के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मेलेनिन एक रंगद्रव्य है जो हमारी त्वचा के रंग, आंखों के रंग और बालों के रंगों की सुंदर विविधता के लिए जिम्मेदार है। ये सूरज से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण जैविक भूमिका भी निभाता है। मेलेनिन कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है एपिडर्मिस या त्वचा की बाहरी परत यूवी प्रकाश से। ब्राजील, भारत और मलेशिया में जिन लोगों की त्वचा में अधिक मेलेनिन होता है, उन्हें यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से खुद को बचाने में फायदा होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेलेनिन यूवी विकिरण को अवशोषित करता है और त्वचा कोशिकाओं में डीएनए को होने वाले नुकसान को रोकने में मदद करता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, let's assume that Michaela and Jennifer are two black women and they are wife of each other. They start to live in northern Norway and they want their 1000th generation of their family in northern Norway. Now, firstly, what is disadvantage of melanin for them in northern Norway? Secondly, after 1000th generation of the family in northern Norway, what would be status of their melanin? Habibi replied, Melanin is a pigment that is responsible for our beautiful variety of skin tones and shades, eye colors, and hair colors. It also plays an important biological role by providing protection against damage from the sun. Melanin helps protect the cells of the epidermis, or outer layer of the skin, from UV light. In northern Norway, people with darker skin tones may have a disadvantage in producing enough vitamin D from sunlight because melanin reduces the skin's ability to produce vitamin D. However, this can be compensated for by consuming foods that are rich in vitamin D or taking supplements. After 1000 generations of Michaela and Jennifer's family living in northern Norway, it is difficult to predict what their melanin status would be. However, it is possible that their descendants may have lighter skin tones due to natural selection. This is because lighter skin tones allow for more efficient production of vitamin D in areas with less sunlight. I hope this answers your questions. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मान लीजिए कि मिशेला और जेनिफर दो अश्वेत महिलाएं हैं और वे एक दूसरे की पत्नी हैं। वे उत्तरी नॉर्वे में रहना शुरू करती हैं और अपने परिवार की हजारों पीढ़ियों को उत्तरी नॉर्वे में रखना चाहती हैं। अब, सबसे पहले, उत्तरी नॉर्वे में उनके लिए मेलेनिन का क्या नुकसान है? दूसरे, उत्तरी नॉर्वे में परिवार की 1000 पीढ़ी के बाद उनके मेलेनिन की स्थिति क्या होगी? हबीबी ने उत्तर दिया, मेलेनिन एक रंगद्रव्य है जो हमारी त्वचा के रंग, आंखों के रंग और बालों के रंगों की सुंदर विविधता के लिए जिम्मेदार है। यह सूरज से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण जैविक भूमिका भी निभाता है। मेलेनिन कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है एपिडर्मिस या त्वचा की बाहरी परत यूवी प्रकाश से। उत्तरी नॉर्वे में गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को सूरज की रोशनी से पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने में नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेलेनिन त्वचा की विटामिन डी का उत्पादन करने की क्षमता को कम कर देता है। हालांकि, विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने या पूरक आहार लेने से इसकी भरपाई की जा सकती है।
उत्तरी नॉर्वे में रहने वाले मिशेला और जेनिफर के परिवार की 1000 पीढ़ियों के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि उनकी मेलेनिन स्थिति क्या होगी। हालांकि ये संभव है कि प्राकृतिक चयन के कारण उनके वंशजों की त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्की त्वचा का रंग कम धूप वाले क्षेत्रों में विटामिन डी के अधिक कुशल उत्पादन की अनुमति देता है। मुझे आशा है इससे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, let's assume that Alberta and Catherine are two black women and they are wife of each other. They start to live in northern Russia and they want their generation of their family in northern Russia for 4,000 years. Northern Russia contains temperature of -48 degrees Celsius in winter and -20 degrees Celsius in summer. Now, firstly, what is disadvantage of melanin for them in northern Russia? Secondly, after 4,000 years of the family in northern Russia, what would be status of their skin tones with biological explain? Habibi replied, Melanin is a pigment that is responsible for our beautiful variety of skin tones and shades. It also plays an important biological role by providing protection against damage from the sun. Melanin helps protect the cells of the epidermis, or outer layer of the skin, from UV light. In northern Russia, people with darker skin tones may have a disadvantage in producing enough vitamin D from sunlight because melanin reduces the skin's ability to produce vitamin D. However, this can be compensated for by consuming foods that are rich in vitamin D or taking supplements. After 4,000 years of Alberta and Catherine's family living in northern Russia, it is difficult to predict what their skin tones would be. However, it is possible that their descendants may have lighter skin tones due to natural selection. This is because lighter skin tones allow for more efficient production of vitamin D in areas with less sunlight. I hope this answers your questions. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मान लीजिए कि अल्बर्टा और कैथरीन दो अश्वेत महिलाएं हैं और वे एक दूसरे की पत्नी हैं। वे उत्तरी रूस में रहना शुरू करती हैं और वे चाहती हैं कि उनके परिवार की पीढ़ी 4000 वर्षों तक उत्तरी रूस में रहे। उत्तरी रूस में सर्दियों में तापमान -48 डिग्री सेल्सियस और गर्मियों में -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब सबसे पहले उत्तरी रूस में उनके लिए मेलेनिन का क्या नुकसान है? दूसरे, उत्तरी रूस में परिवार के 4000 वर्षों के बाद जैविक व्याख्या के साथ उनकी त्वचा के रंग की स्थिति क्या होगी? हबीबी ने जवाब दिया, मेलेनिन एक रंगद्रव्य है जो हमारी खूबसूरत त्वचा के रंग और रंगों की विविधता के लिए जिम्मेदार है। ये सूरज से होने वाले नुकसान से सुरक्षा प्रदान करके एक महत्वपूर्ण जैविक भूमिका भी निभाता है। मेलेनिन एपिडर्मिस या त्वचा की बाहरी परत की कोशिकाओं की रक्षा करने में मदद करता है। त्वचा यूवी प्रकाश से उत्तरी रूस में गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को सूरज की रोशनी से पर्याप्त विटामिन डी का उत्पादन करने में नुकसान हो सकता है, क्योंकि मेलेनिन त्वचा की विटामिन डी का उत्पादन करने की क्षमता को कम कर देता है। हालांकि विटामिन डी से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन करने या पूरक आहार लेने से इसकी भरपाई की जा सकती है। अल्बर्टा और कैथरीन के परिवार के 4000 वर्षों तक उत्तरी रूस में रहने के बाद यह अनुमान लगाना कठिन है कि उनकी त्वचा का रंग कैसा होगा। हालांकि ये संभव है कि प्राकृतिक चयन के कारण उनके वंशजों की त्वचा का रंग हल्का हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हल्की त्वचा का रंग कम धूप वाले क्षेत्रों में विटामिन डी के अधिक कुशल उत्पादन की अनुमति देता है। मुझे आशा है इससे आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked,
Wallah Habibi. Could you tell me biological explanation that how can black human ancestor in Northern Europe contains white human descendants after 4,000 years with natural selection? Habibi replied, it is possible for black human ancestors in Northern Europe to have white descendants after 4,000 years due to natural selection. According to a study by Science magazine, pale skin arrived in most of Europe relatively recently. This is because lighter skin tones allow for more efficient production of vitamin D in areas with less sunlight. It is also important to note that humans have interbred with other hominids such as Neanderthals and Denisovans. A study by Science magazine found that modern populations across Africa carry an unexpectedly large amount of Neanderthal ancestry. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे जैविक व्याख्या बता सकते हैं कि उत्तरी यूरोप में काले मानव पूर्वजों में प्राकृतिक चयन के साथ 4000 वर्षों के बाद सफेद मानव वंश कैसे शामिल हो सकता है? हबीबी ने उत्तर दिया, उत्तरी यूरोप में काले मानव पूर्वजों के लिए प्राकृतिक चयन के कारण 4000 वर्षों के बाद सफेद वंशज होना संभव है। साइंस मैगजीन के एक अध्ययन के अनुसार यूरोप के अधिकांश हिस्सों में पीली त्वचा अपेक्षाकृत हाल ही में आई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा का रंग हल्का है। कम धूप वाले क्षेत्रों में विटामिन डी के अधिक कुशल उत्पादन की अनुमति दें। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों ने निएंडरथल और डेनिसोवन्स जैसे अन्य होमिनिडों के साथ संबंध बनाए हैं। साइंस मैगजीन के एक अध्ययन में पाया गया कि पूरे अफ्रीका में आधुनिक आबादी में अप्रत्याशित रूप से बड़ी मात्रा में निएंडरथल वंशावली मौजूद है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me biological explanation of lighter skin tones in Europe, area of ex-Soviet Union, China, North Korea, South Korea and Japan? Please, Habibi replied, the color of human skin is determined by a variety of factors including genetics, exposure to sunlight, and natural selection. According to a study by the Smithsonian Institution's Human Origins Program, variations in human skin color are adaptive traits that correlate closely with geography and the sun's ultraviolet (UV) radiation. In areas with less sunlight, lighter skin tones allow for more efficient production of vitamin D. In contrast, darker skin tones provide more protection against harmful UV radiation in areas with more sunlight. The genetic mechanism behind human skin color is mainly regulated by the enzyme tyrosinase, which creates the color of the skin, eyes, and hair shades. Differences in skin color are also attributed to differences in size and distribution of melanosomes in the skin. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे यूरोप, पूर्व सोवियत संघ के क्षेत्र, चीन, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और जापान में हल्के रंग की त्वचा का जैविक स्पष्टीकरण बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मानव त्वचा का रंग आनुवंशिकी, सूर्य के प्रकाश के संपर्क और प्राकृतिक चयन सहित कई कारकों से निर्धारित होता है। स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन के ह्यूमन ओरिजिन्स प्रोग्राम के एक अध्ययन के अनुसार मानव त्वचा के रंग में भिन्नताएं अनुकूली लक्षण हैं जो निकटता से संबंधित हैं भूगोल और सूर्य की पराबैंगनी यूवी विकिरण के साथ। कम धूप वाले क्षेत्रों में हल्की त्वचा का रंग विटामिन डी के अधिक कुशल उत्पादन की अनुमति देता है। इसके विपरीत गहरे रंग की त्वचा अधिक धूप वाले क्षेत्रों में हानिकारक यूवी विकिरण के खिलाफ अधिक सुरक्षा प्रदान करती है।
मानव त्वचा के रंग के पीछे आनुवंशिक तंत्र मुख्य रूप से एंजाइम टायरोसिनेस द्वारा नियंत्रित होता है, जो त्वचा, आंखों और बालों के रंग का निर्माण करता है। त्वचा के रंग में अंतर त्वचा में मेलेनोसोम के आकार और वितरण में अंतर के कारण भी होता है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me how human lighter skin tones is regulated by enzyme tyrosinase? Habibi replied, tyrosinase is a copper-containing monooxygenase that is responsible for the first step in melanin production. It converts tyrosine to dopaquinone, which is then converted to melanin in the skin, hair follicles, the iris, and the retina. The tyrosinase gene is expressed specifically in melanocytes and the cells of the retinal pigment epithelium, which together are responsible for skin, hair, and eye color. Tyrosinase alterations contribute to variations in skin, hair, and eye color, and underlie a variety of pathogenic pigmentary phenotypes. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मनुष्य की हल्की त्वचा का रंग एंजाइम टायरोसिनेस द्वारा कैसे नियंत्रित होता है? हबीबी ने उत्तर दिया, टायरोसिनेज एक तांबा युक्त मोनोऑक्सीजिनेज है जो मेलेनिन उत्पादन में पहले चरण के लिए जिम्मेदार है। ये टायरोसिन को डोपाक्विनोन में परिवर्तित करता है, जो फिर त्वचा, बालों के रोम, आइरिस और रेटिना में मेलेनिन में परिवर्तित हो जाता है। टायरोसिनेज जीन विशेष रूप से मेलानोसाइट्स और रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम की कोशिकाओं में व्यक्त किया जाता है, जो एक साथ त्वचा, बाल और आंखों के रंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। टायरोसिनेज परिवर्तन त्वचा, बाल और आंखों के रंग में भिन्नता में योगदान करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगजनक पिगमेंटरी फेनोटाइप का आधार बनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me biological explanation of advantages of white skin tones in Northern Europe to produce vitamin D, please? Habibi replied, according to a study by UC San Francisco researchers, the popular idea that Northern Europeans developed light skin to absorb more UV light so they could make more vitamin D is questioned. However, at very northerly latitudes, it can actually be a disadvantage because it blocks the production of vitamin D3, needed for strong bones and teeth. In general, the farther north you go, the lighter the skin of the indigenous peoples. The melanin pigment absorbs ultraviolet radiation, UVR, and protects underlying skin from damage caused by UVR. It also reduces the UVR available for vitamin D synthesis in the skin. It has been shown that the white-skinned population of the UK are able to meet their vitamin D needs with short, daily lunchtime exposures to sunlight. I hope this answers your question. Let me know if you have any other question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे उत्तरी यूरोप में विटामिन डी पैदा करने के लिए गोरी त्वचा के फायदों की जैविक व्याख्या बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, यूसी सैन फ्रांसिस्को के शोधकर्ताओं के एक अध्ययन के अनुसार, ये लोकप्रिय विचार कि उत्तरी यूरोपीय लोगों ने अधिक यूवी प्रकाश को अवशोषित करने के लिए हल्की त्वचा विकसित की है ताकि वे अधिक विटामिन डी बना सकें। हालांकि बहुत उत्तरी अक्षांशों पर ये वास्तव में एक हो सकता है नुकसान क्योंकि यह मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक विटामिन D3 के उत्पादन को अवरुद्ध करता है। सामान्य तौर पर आप जितना दूर उत्तर की ओर जाएंगे, स्वदेशी लोगों की त्वचा उतनी ही हल्की होगी। मेलेनिन वर्णक पराबैंगनी विकिरण
यूवीआर को अवशोषित करता है और अंतर्निहित त्वचा को यूवीआर से होने वाले नुकसान से बचाता है। ये त्वचा में विटामिन डी संश्लेषण के लिए उपलब्ध यूवीआर को भी कम करता है। ये दिखाया गया है कि यूके की गोरी चमड़ी वाली आबादी अपनी विटामिन डी की जरूरतों को दैनिक दोपहर के भोजन के समय सूरज की रोशनी के थोड़े समय के संपर्क से पूरा करने में सक्षम है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me biological explanation of advantages of white skin tones in England, Scotland and Norway, please? Habibi replied, light skin is a human skin color that has a base level of eumelanin pigmentation that has adapted to environments of low UV radiation. Light skin is most commonly found amongst the native populations of Europe and Northeast Asia as measured through skin reflectance. According to a study by AAAS, pale skin arrived in most of the continent relatively recently. In general, the farther north you go, the lighter the skin of the indigenous peoples. However, I could not find any specific information about advantages of white skin tones in England, Scotland and Norway. I hope this answers your question. Let me know if you have any other question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्वे में गोरी त्वचा के फायदों की जैविक व्याख्या बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, गोरी त्वचा एक मानव त्वचा का रंग है जिसमें यूमेलानिन पिगमेंटेशन का आधार स्तर होता है जो कम यूवी विकिरण के वातावरण के लिए अनुकूलित होता है। हल्की त्वचा आमतौर पर यूरोप और पूर्वोत्तर एशिया की मूल आबादी में पाई जाती है, जैसा कि त्वचा परावर्तन के माध्यम से मापा जाता है। एएस के एक अध्ययन के अनुसार, अधिकांश महाद्वीप में पीली त्वचा अपेक्षाकृत हाल ही में आई है। सामान्य तौर पर, आप जितना उत्तर की ओर जाएंगे, मूल निवासियों की त्वचा उतनी ही हल्की होगी। हालांकि, मुझे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्वे में गोरी त्वचा के फायदों के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिल सकी। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, but you have a beautiful statement that it has been shown that the white-skinned population of the UK are able to meet their vitamin D needs with short daily lunchtime exposures to sunlight. My dear Habibi, I would like to request for biological explanation. Habibi replied, according to a study by the University of Manchester, the white-skinned population of the UK are able to meet their vitamin D needs with short, daily lunchtime exposures to sunlight. The melanin pigment absorbs ultraviolet radiation, UVR, and protects underlying skin from damage caused by UVR. It also reduces the UVR available for vitamin D synthesis in the skin. The amount of melanin in the skin determines how much UV radiation penetrates the skin and thus how much vitamin D is produced. The study found that people with lighter skin tones are able to produce vitamin D more quickly than those with darker skin tones. This is because melanin acts as a natural sunscreen and blocks UV radiation from penetrating the skin. However, this also means that people with darker skin tones need more sun exposure to produce the same amount of vitamin D as someone with lighter skin. I hope this answers your question. Let me know if you have any other question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, लेकिन आपके पास एक सुंदर कथन है कि ये दिखाया गया है कि यूके की गोरी चमड़ी वाली आबादी अपनी विटामिन डी की जरूरतों को दोपहर के भोजन के समय सूरज की रोशनी में थोड़े समय के लिए रहने से पूरा करने में सक्षम है। मेरे प्रिय हबीबी, मैं जैविक व्याख्या के लिए अनुरोध करना चाहूंगा। हबीबी ने उत्तर दिया, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन के अनुसार,
ब्रिटेन की गोरी चमड़ी वाली आबादी अपनी विटामिन डी की जरूरतों को दैनिक दोपहर के भोजन के समय सूरज की रोशनी में थोड़े समय के लिए रहने से पूरा करने में सक्षम है। मेलेनिन वर्णक पराबैंगनी विकिरण यूवीआर को अवशोषित करता है और रक्षा करता है यूवीआर के कारण होने वाली क्षति से अंतर्निहित त्वचा। ये त्वचा में विटामिन डी संश्लेषण के लिए उपलब्ध यूवीआर को भी कम करता है। त्वचा में मेलेनिन की मात्रा यह निर्धारित करती है कि कितना यूवी विकिरण त्वचा में प्रवेश करता है और इस प्रकार कितना विटामिन डी उत्पन्न होता है। अध्ययन में पाया गया कि हल्के रंग की त्वचा वाले लोग गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों की तुलना में अधिक तेजी से विटामिन डी का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि मेलेनिन एक प्राकृतिक सनस्क्रीन के रूप में कार्य करता है और यूवी विकिरण को त्वचा में प्रवेश करने से रोकता है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि गहरे रंग की त्वचा वाले लोगों को हल्की त्वचा वाले लोगों की तरह ही विटामिन डी की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए अधिक धूप में रहने की आवश्यकता होती है। हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, some dark-skinned people has some racist comment against white-skinned people. It hurts me. What would you say about it? Habibi replied, I'm sorry to hear that. Racism is never acceptable, regardless of who it is directed towards. It is important to remember that everyone deserves respect and kindness, regardless of their skin color or any other characteristic. It is also important to remember that racism is often rooted in ignorance and fear. Education and open-mindedness can help combat these negative attitudes and promote understanding and acceptance. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, कुछ काली चमड़ी वाले लोगों ने गोरी चमड़ी वाले लोगों के खिलाफ कुछ नस्लवादी टिप्पणी की है। इससे मुझे दुख होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे ये सुनकर दुख हुआ। नस्लवाद कभी भी स्वीकार्य नहीं है, चाहे वह किसी के प्रति भी हो। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर कोई सम्मान और दया का पात्र है, चाहे उनकी त्वचा का रंग या कोई अन्य विशेषता कुछ भी हो। ये याद रखना भी महत्वपूर्ण है कि नस्लवाद अक्सर अज्ञानता और भय में निहित होता है। शिक्षा और खुली मानसिकता इन नकारात्मक दृष्टिकोणों से निपटने और समझ और स्वीकृति को बढ़ावा देने में मदद कर सकती है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, it is offensive crime if an artificial dark-skinned person has a racist comment on a natural dark-skinned person. Habibi replied, yes. It is offensive if anyone makes racist comments about someone else's skin color. Racism is never acceptable and can cause harm and hurt to those who are targeted by it. It is important to treat everyone with respect and kindness, regardless of their skin color or any other characteristic. I hope this answers your question. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अगर कोई कृत्रिम सांवली त्वचा वाला व्यक्ति किसी प्राकृतिक सांवली त्वचा वाले व्यक्ति पर नस्लवादी टिप्पणी करता है तो यह आपत्तिजनक अपराध है। हबीबी ने जवाब दिया, हाँ, अगर कोई किसी और की त्वचा के रंग के बारे में नस्लवादी टिप्पणी करता है तो यह अपमानजनक है। नस्लवाद कभी भी स्वीकार्य नहीं है और यह उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें चोट पहुंचा सकता है जो इसके निशाने पर हैं। हर किसी के साथ सम्मान और दयालुता से व्यवहार करना महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी हो उनकी त्वचा का रंग या कोई अन्य विशेषता।
हम उम्मीद करते हैं कि यह आपके सवाल का जवाब दे देगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatting. वल्लाह हबीबी, अभी मैं निशांत मेहत्रा की चौथी शॉर्ट वीडियो को रोस्ट करने जा रही हूँ, जहां वो छपरी सेलिब्रिटी के बारे में अजीब तथ्य बताती है। क्यों छपरी इतना पागलों की तरह एमसी स्टैन को फॉलो करते हैं? तुमने नोटिस करा होगा कि एमसी स्टैन के ज्यादातर फैंस वो लोग हैं जिन्हें तुम लोग छपरी बोलते हो। और सिर्फ एमसी स्टैन नहीं, मिस्टर फैजू जैसे बाकी के टिकटॉकर्स की भी फैन फॉलोइंग ऐसी लोगों की है। पर ऐसा क्यों होता है कि ये सो कॉल्ड छपरी इन लोगों को इतना मानते हैं और इनके जैसा बनना चाहते हैं? मैं तुम्हें बताता हूँ। इसमें दो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला फैक्टर मोटिवेशन। अब तुम सोचोगे इन्हें मोटिवेशन तो कहीं से भी मिल सकता है, तो ये लोग इन्हीं लोगों से इतना ज्यादा मोटिवेट क्यों होते हैं? यही काम करता है दूसरा फैक्टर विच इज रिलेटेबिलिटी। ये लोग इनसे मोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि ये लोग इनसे रिलेट कर पाते हैं। ये लोग कभी भी आशीष चंचलानी, कैरी मिनाटी या भुवन बाम से रिलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने कभी भी उन लोगों को अपने बराबर समझा ही नहीं है। इन लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि ये लोग इनसे ऊपर हैं और इनसे ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, इसीलिए ये लोग सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा सक्सेसफुल हो पाए। उसी वजह से रिलेटेबिलिटी वाला फैक्टर यहाँ काम नहीं कर पाता। वही दूसरी तरफ जब ये लोग एमसी स्टैन और मिस्टर फैजू जैसे लोगों को देखते हैं तो ये लोग उनसे रिलेट कर पाते हैं। उन्हें लगता है ये लोग उनमें से ही एक है। कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, क्योंकि ये लोग भी उसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आते हैं विद सेम फाइनेंशियल बैकग्राउंड। तो इनके फैंस में भी ये वाली फीलिंग आती है कि भाई देखो, हमारे बीच में से ही निकला है, हमारे जैसा ही लड़का है और आज अपनी मेहनत से कहां पहुंच चुका है, विच इज एक्चुअली गुड। और कहीं ना कहीं ये बात उन्हें मोटिवेट भी करती है। उन्हीं से मोटिवेट होकर ही सही ये लोग अपनी लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करने का तो ट्राई करते हैं, विच इज समवॉट सपोर्टिव। बात अगर समझ में आ गई हो तो निशांत मेहता को सब्सक्राइब कर लो। वल्लाह हबीबी, अब मैं छापरी लोगों की हेयर स्टाइल और लंबी दाढ़ी की अलग बात करूंगी और फिर 5 छापरी सेलिब्रिटी को पेश करूंगी। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the meaning of Indian word, Chapri, please? Habibi replied, the word, Chapri, is a colloquial Hindi word that is used to describe a certain type of person, usually a young man, who is considered to be flashy, brash, and overly concerned with appearances. The term is often used to refer to someone who is considered to be lacking in substance or character, and who is more focused on trying to look cool or stylish. I hope this helps you understand the meaning of the word Chapri. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारतीय शब्द चापरी का अर्थ बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, शब्द छपरी एक बोलचाल का हिंदी शब्द है जिसका उपयोग एक निश्चित प्रकार के व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है, आमतौर पर एक युवा व्यक्ति जिसे आकर्षक, तेजतर्रार और दिखावे के प्रति अत्यधिक चिंतित माना जाता है। इस शब्द का प्रयोग अक्सर किया जाता है किसी ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करना जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें पदार्थ या चरित्र की कमी है और जो कूल या स्टाइलिश दिखने की कोशिश पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। मुझे आशा है कि इससे आपको चपी शब्द का अर्थ समझने में मदद मिलेगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, how much the approximate cost for overlooking hairstyle in salon? Habibi replied, the cost of overlooking a hairstyle in a salon can vary depending on the salon's location, the stylist's experience, and the complexity of the hairstyle. According to Fash, the average cost for a hairstylist is $80. However, the price of hairstyling can vary greatly by region, and even by zip code. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, सैलून में हेयर स्टाइल देखने की अनुमानित लागत कितनी है? हबीबी ने जवाब दिया, सैलून में हेयर स्टाइल को देखने की लागत सैलून के स्थान,
स्टाइलिस्ट के अनुभव और हेयर स्टाइल की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकती है। फैश के अनुसार हेयर स्टाइलिस्ट के लिए औसत लागत $80 है। हालांकि कीमत हेयर स्टाइलिंग क्षेत्र के अनुसार और यहाँ तक कि जिप कोड के अनुसार भी काफी भिन्न हो सकती है। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, my question is, Joanna's hair color is blonde. She wants that her hairstyle would be, left side would be red, right side would be green and rest would be blonde. Firstly, how much approximately the expensive cost would for this hairstyle? Secondly, would the hairstyle be weird or not? Habibi replied, the cost of hair coloring can vary depending on the salon's location, the stylist's experience, and the complexity of the hairstyle. According to you probably need a haircut. Hair coloring and highlights cost between $50 and $70 on average. However, for more complex services like balayage, baby lights, or ombre highlights, you can expect to pay between $100 and $150. As for Joanna's hairstyle, it is a unique and creative idea. However, it is difficult to say whether it would look weird or not without seeing it. It is important to note that everyone has different tastes and preferences when it comes to hairstyles. I suggest that Joanna should consult with a professional stylist who can provide her with expert advice on how to achieve the look she wants. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरा सवाल है। जोआना के बालों का रंग गोरा है। वह चाहती है कि उसका हेयर स्टाइल इस प्रकार हो, बायां हिस्सा लाल होगा, दायां हिस्सा हरा होगा और बाकी हिस्सा गोरा होगा। सबसे पहले, इस हेयर स्टाइल की लगभग कितनी महंगी कीमत होगी? दूसरी बात ये कि हेयर स्टाइल अजीब होगी या नहीं? हबीबी ने उत्तर दिया, बालों को रंगने की लागत सैलून के स्थान, स्टाइलिस्ट के अनुभव और हेयर स्टाइल की जटिलता के आधार पर भिन्न हो सकती है। You probably need a haircut के अनुसार, बालों को रंगने और हाईलाइट करने की लागत औसतन $50 और $70 के बीच होती है। हालांकि बालाइज, बेबी लाइट्स या ओम्ब्रे हाइलाइट्स जैसी अधिक जटिल सेवाओं के लिए आप $100 और $150 के बीच भुगतान करने की उम्मीद कर सकते हैं। जहां तक जोआना के हेयर स्टाइल की बात है, यह एक अनोखा और रचनात्मक विचार है। हालांकि बिना देखे ये कहना मुश्किल है कि यह अजीब लगेगा या नहीं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब हेयर स्टाइल की बात आती है तो हर किसी की पसंद और प्राथमिकताएं अलग-अलग होती हैं। मेरा सुझाव है कि जोआना को एक पेशेवर स्टाइलिस्ट से परामर्श लेना चाहिए जो उसे मनचाहा लुक पाने के बारे में विशेषज्ञ सलाह दे सके। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, according to your information, could you describe me about the weirdest 10 hairstyle, please? Habibi replied, there are many weird and creative hairstyles out there. Here are some of the weirdest hairstyles that I found. 1. The pineapple haircut. This haircut is shaped like a pineapple and is perfect for those who want to stand out. 2. The mullet. This hairstyle is short on the top and sides and long in the back. It was popular in the 1980s but has since become a symbol of bad taste. 3. The rat tail. This hairstyle is similar to the mullet but has a long, thin tail at the back. It was popular in the 1980s but is now considered outdated. 4. The bowl cut. This haircut is characterized by a straight fringe and a bowl-shaped cut around the head.
It was popular in the 1960s but has since become associated with nerds and geeks. 5. The beehive. This hairstyle is characterized by a large, dome-shaped updo that resembles a beehive. It was popular in the 1960s but has since become outdated. 6. The flat top. This haircut is characterized by a flat, boxy shape on top of the head. It was popular in the 1950s but has since become outdated. 7. The faux hawk. This hairstyle is similar to a mohawk but has shorter hair on the sides. It was popular in the 2000s but has since become less common. 8. The comb-over. This hairstyle involves combing hair from one side of the head to cover up bald spots on the other side. It was popular in the 1950s but has since become associated with older men. 9. The dreadhawk. This hairstyle combines dreadlocks with a mohawk. It is not very common but can be seen among some subcultures. 10. The unicorn horn. This hairstyle involves shaping hair into a horn-like shape on top of the head. It is not very common but can be seen among some subcultures. I hope this helps you. Let me know if you have any other question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आपकी जानकारी के अनुसार क्या आप कृपया मुझे सबसे अजीब 10 हेयर स्टाइल के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, वहाँ कई अजीब और रचनात्मक हेयर स्टाइल हैं। यहाँ कुछ अजीब हेयर स्टाइल हैं जो मुझे मिली। 1. अनानास हेयरकट। ये हेयरकट अनानास के आकार का है और उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो अलग दिखना चाहते हैं। 2. द मुलेट। ये हेयर स्टाइल ऊपर और किनारों पर छोटा और पीछे से लंबा है। यह 1980 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से खराब स्वाद का प्रतीक बन गया है। 3. चूहे की पूंछ। ये हेयरस्टाइल मुलेट के समान है लेकिन इसमें पीछे की ओर एक लंबी, पतली पूंछ होती है। यह 1980 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन अब पुराना माना जाता है। 4. बाउल कट। इस हेयरकट की विशेषता एक सीधी फ्रिंज और सिर के चारों ओर एक कटोरे के आकार का कट है। यह 1960 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से यह बेवकूफों और गीक्स से जुड़ गया है। 5. मधुमक्खी का छत्ता। इस हेयर स्टाइल की विशेषता एक बड़ा, गुंबद के आकार का अपडो है जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखता है। यह 1960 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से पुराना हो गया है। 6. फ्लैट टॉप। इस हेयरकट की विशेषता सिर के शीर्ष पर एक फ्लैट, बॉक्सी आकार है। यह 1950 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से पुराना हो गया है। 7. द फॉक्स हॉक। ये हेयरस्टाइल मोहॉक के समान है लेकिन इसके किनारों पर छोटे बाल हैं। ये 2000 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से कम आम हो गया है। 8. द कॉम्ब ओवर। इस हेयरस्टाइल में सिर की एक तरफ से बालों को कंघी करके दूसरी तरफ के गंजे धब्बों को छुपाया जाता है। यह 1950 के दशक में लोकप्रिय था लेकिन तब से इसका संबंध वृद्ध पुरुषों से हो गया है। 9. द ड्रेडलॉक। ये हेयरस्टाइल ड्रेडलॉक को मोहाक के साथ जोड़ती है। ये बहुत आम नहीं है लेकिन कुछ उपसंस्कृतियों में देखा जा सकता है। 10. द यूनिकॉर्न हॉर्न। इस हेयरस्टाइल में सिर के ऊपर बालों को सींग जैसा आकार देना शामिल है। ये बहुत आम नहीं है लेकिन कुछ उपसंस्कृतियों में देखा जा सकता है। मैं आशा करता हूँ कि इससे तुम्हें सहायता मिलेगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, according to your information, could you describe me about the weirdest 5 weird long beard, please? Habibi replied, according to my search results, the world's longest beard is one of the Smithsonian's strangest artifacts. It is kept in storage at the National Museum of Natural History and measures over 17 feet in length.
As for the weirdest long beard styles, there are many unique and interesting styles out there. Here are some examples. Monkey tail beard. This style features a long beard that is twisted into a monkey tail shape. Cube-shaped beard. This style features a long beard that is trimmed into a cube shape. Spider beard. This style features a long beard that is styled to look like spider legs. Kraken beard. This style features a long beard that is styled to look like tentacles. Windmill beard. This style features a long beard that is styled to look like windmill blades. I hope this helps you visualize some of the weirdest long beard styles out there. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, आपकी जानकारी के अनुसार क्या आप कृपया मुझे सबसे अजीब 5 अजीब लंबी दाढ़ी के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मेरे खोज परिणामों के अनुसार दुनिया की सबसे लंबी दाढ़ी स्मिथसोनियन की सबसे अजीब कलाकृतियों में से एक है। इसे राष्ट्रीय प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय में भंडारण में रखा गया है और इसकी लंबाई 17 फीट से अधिक है। जहां तक सबसे अजीब लंबी दाढ़ी शैलियों की बात है, वहां कई अनोखी और दिलचस्प शैलियां हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। बंदर की पूंछ वाली दाढ़ी। इस शैली में एक लंबी दाढ़ी होती है जिसे बंदर की पूंछ के आकार में घुमाया जाता है। घन आकार की दाढ़ी। इस शैली में लंबी दाढ़ी होती है जिसे घन आकार में काटा जाता है। मकड़ी की दाढ़ी। इस शैली में लंबी दाढ़ी होती है जिसे मकड़ी के पैरों की तरह दिखने के लिए स्टाइल किया जाता है। क्रेन दाढ़ी। इस शैली में एक लंबी दाढ़ी होती है जिसे टेंटेकल्स की तरह दिखने के लिए स्टाइल किया जाता है। विंडमिल दाढ़ी। इस शैली में लंबी दाढ़ी होती है जिसे विंडमिल ब्लेड की तरह दिखने के लिए स्टाइल किया जाता है। मुझे आशा है कि इससे आपको कुछ अजीब लंबी दाढ़ी शैलियों की कल्पना करने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, now, could you tell me why Maulana Mazanur Rahman Azari could not enter the United Kingdom, please? Habibi replied, I found some information about Maulana Mazanur Rahman Azari being denied entry into the United Kingdom. According to news reports, he was scheduled to attend a conference in London but was denied entry by UK authorities. The exact reason for his denial of entry is not clear. However, some sources suggest that it may be related to his controversial views on Islam and his alleged links to extremist groups. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मौलाना मिजानुर रहमान अजहरी यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश क्यों नहीं कर सके? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे मौलाना मिजानुर रहमान अजहरी को यूनाइटेड किंगडम में प्रवेश से वंचित किए जाने के बारे में कुछ जानकारी नहीं। समाचार रिपोर्टों के अनुसार उन्हें लंदन में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाना था, लेकिन यूके के अधिकारियों ने उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया। उनके प्रवेश से इनकार का सटीक कारण स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ सूत्रों का सुझाव है कि यह इस्लाम पर उनके विवादास्पद विचारों और चरमपंथी समूहों के साथ उनके कथित संबंधों से संबंधित हो सकता है। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about YouTube topic, Almas Jacob Roasted, and some playlist of a YouTube channel, Sheikh Afghan Jelebi Michael Caesario, about the topic? Please, Habibi replied, I found a playlist on YouTube titled, Almas Jacob Roasted, by Sheikh Afghan Jelebi Michael Caesario Desanta. The playlist contains videos where Almas Jacob is roasted for spreading negative thoughts about successful people. Here is the link to the Almas Jacob Roasted Scientific and Technologically by Afghan Jelebi Michael's Caesario. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे YouTube विषय, अल्मास जेकब रोस्टेड, और एक YouTube चैनल,
शेख अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो की कुछ प्लेलिस्ट के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे यूट्यूब पर शेख अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो डी सांता द्वारा लिखित अल्मास जेकब रोस्टेड नामक एक प्लेलिस्ट मिली। प्लेलिस्ट में ऐसे वीडियो हैं जहां अल्मास जेकब को सफल लोगों के बारे में नकारात्मक विचार फैलाने के लिए बुलाया गया है। अफगान जेलेबी माइकल्स कार्सेरियो द्वारा वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से बुने गए अल्मास जेकब का लिंक यहाँ दिया गया है। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you mention every playlist of Sheikh Afghan Jelebi Michael's Caesario Desanta on the topic, Almas Jacob Roasted, please? Habibi replied, I'm sorry but I could not find any other playlist by Sheikh Afghan Jelebi Michael's Caesario Desanta on the topic, Almas Jacob Roasted. However, I found some other playlists by Sheikh Afghan Jelebi Michael's Caesario Desanta on his YouTube channel. Here are the links to the playlists. Islamic Azan with loudspeakers, Tu Bishvat, Passover. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया अल्मास जेकब रोस्टेड विषय पर शेख अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो डी सांता की हर प्लेलिस्ट का उल्लेख कर सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे अल्मास जेकब रोस्टेड विषय पर शेख अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो डी सांता की कोई अन्य प्लेलिस्ट नहीं मिली। हालांकि मुझे शेख अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो डी सांता की कुछ अन्य प्लेलिस्ट मिली। अपने YouTube चैनल पर यहाँ प्लेलिस्ट के लिंक दिए गए हैं। लाउडस्पीकर के साथ इस्लामी अजान, तू बिश्वत फसह। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra asked, No problem. Walla Habibi, could you tell me about YouTube topic, Almas Jacob Roasted, please? Habibi replied, Almas Jacob Roasted is a topic that has been discussed in various YouTube videos. In these videos, Almas Jacob is roasted by different YouTubers for his speeches and opinions on various topics. For example, in one video by Afghan Jelebi Michael's Caesario Desanta, Almas Jacob is roasted for his speech about why SADAK2 gets the most dislikes worldwide. In another video by Sheikh Afghan Jelebi Michael's, Almas Jacob is roasted for his views on the movie, Sheikh and homosexuality. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, कोई बात नहीं। वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे YouTube विषय अल्मास जेकब रोस्टेड के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, अल्मास जेकब रोस्टेड एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न YouTube वीडियो में चर्चा की गई है। इन वीडियो में अल्मास जेकब को विभिन्न विषयों पर उनके भाषणों और राय के लिए विभिन्न यूट्यूबर्स द्वारा बुलाया जाता है। उदाहरण के लिए, अफगान जेलेबी माइकल्स कैसरियो डी सांता की एक वीडियो में अल्मास जेकब को उनके भाषण के लिए बुलाया गया है कि क्यों सड़क 2 को दुनिया भर में सबसे ज्यादा नापसंद किया जाता है। शेख अफगान जेलेबी माइकल्स के एक अन्य वीडियो में अल्मास जेकब को फिल्म, शीर खुरमा और समलैंगिकता पर उनके विचारों के लिए उकसाया गया है। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about a playlist named Almas Jacob Roasted for LGBT, please? Habibi replied, I'm sorry but I could not find any information on a playlist named Almas Jacob Roasted for LGBT. However,
I found a few playlists where Sheikh, Afghan, Jelebi, Michael, Caesario, Desanta roasted Almas, Jacob on different topics such as James Webb Space Telescope and space research. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे अल्मास जेकब रोस्टेड फॉर एलजीबीटी नामक प्लेलिस्ट के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, मुझे खेद है, लेकिन मुझे अल्मास जेकब रोस्टेड फॉर एलजीबीटी नामक प्लेलिस्ट पर कोई जानकारी नहीं मिली। हालांकि मुझे कुछ प्लेलिस्ट मिली जहां शेख, अफगान, जेलेबी, माइकल्स, कैसरियो टी सांता ने विभिन्न विषयों पर अल्मास जेकब को बुलाया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अंतरिक्ष अनुसंधान के रूप में। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिली। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the reason why Qazi Ibrahim was arrested? Habibi replied, Mufti Qazi Muhammad Ibrahim was arrested from his Muhammadpur residence by the police on September 28, 2021. He was interrogated for several hours about his COVID-19 claims before announcing that charges would be filed against him. He was sent to jail in a case filed under the Digital Security Act. 2 cases have been filed against him, one under the Digital Security Act and another for fraud. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि काजी इब्राहिम को क्यों गिरफ्तार किया गया था? हबीबी ने जवाब दिया, मुफ्ती काजी मोहम्मद इब्राहिम को 28 सितंबर 2021 को पुलिस ने उनके मोहम्मदपुर आवास से गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ आरोप दायर करने की घोषणा करने से पहले उनके COVID-19 दावों के बारे में उनसे कई घंटों तक पूछताछ की गई थी। उन्हें जेल भेज दिया गया था। डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत दायर एक मामले में उनके खिलाफ 2 मामले दर्ज किए गए हैं, एक डिजिटल सुरक्षा अधिनियम के तहत और दूसरा धोखाधड़ी के लिए। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद मिलेगी। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me the reason why Maulana Mamanul Haq was arrested? Habibi replied, Maulana Mamanul Haq is a leader of the Hifazat-e-Islam Bangladesh party. He was arrested on April 18, 2021, from Muhammadpur Jamia Rahmania Madrasa in Dhaka. According to police sources, he was staying at the madrasa since the resort incident and was under police scanner. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं कि मौलाना मामूनुल हक को क्यों गिरफ्तार किया गया? हबीबी ने जवाब दिया, मौलाना मामूनुल हक हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश पार्टी के नेता हैं। उन्हें 18 अप्रैल 2021 को ढाका के मोहम्मदपुर जामिया रहमानिया मदरसे से गिरफ्तार किया गया था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वह तब से मदरसे में रह रहे थे। रिजॉर्ट घटना और पुलिस जांच के दायरे में थी। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me why Indian government is chasing to arrest Dr. Zakir Naik? Habibi replied, Drive. Zakir Naik is a Mumbai-based Islamic preacher who has been accused by Indian authorities of supporting terrorism. The Indian government has been trying to arrest him since 2016 on charges of spreading hatred and money laundering. Naik has been living in exile in Malaysia since 2017. According to Al Jazeera, Naik's supporters say he has been targeted because he is a Muslim. However, the Indian authorities have accused him of supporting terrorism, which he denies. I hope this helps answer your question. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भारत सरकार डॉक्टर जाकिर नाइक को गिरफ्तार करने के लिए क्यों दौड़ रही है? हबीबी ने जवाब दिया, डॉक्टर
जाकिर नाइक मुंबई स्थित एक इस्लामिक उपदेशक हैं, जिन पर भारतीय अधिकारियों ने आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है। भारत सरकार नफरत फैलाने और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 2016 से उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। नाइक रह रही है 2017 से मलेशिया में निर्वासन में है। अल जजीरा के मुताबिक नाइक के समर्थकों का कहना है कि उन्हें मुस्लिम होने के कारण निशाना बनाया गया है। हालांकि भारतीय अधिकारियों ने उन पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाया है, जिससे वे इनकार करते हैं। मुझे आशा है कि इससे आपके प्रश्न का उत्तर देने में मदद। Joanna Pedra, social media cute girl. Dear beautiful Michaela, here, India has a disease to follow fake show-off person. Firstly, they follow great person who wears salwar kameez in lieu of shirt and pants. They follow Chhatrapati Shivaji Maharaj in lieu of Robert Clive. They follow Nadi, who wear duty and shawl in lieu of VR. Ambedkar, who wears shirt and pants. Now, today's sum of Indian youth follows those celebrities who like to say several abusive words. Because these Indian young people can relate it only their abusive words to their celebrities. Nishant Mehta just mentioned Mr. Faizu and MC Stan as celebrities of Chapri. He mentioned that Chapri people cannot relate it with Kari Minati or Ashish Chanchalani. But I have faced a Chapri celebrity named Almas Jacob. She has several abusive words about homosexuality, national defense, Pope Francis and science. Therefore, Chapri people loves her. जोआना पेरा सोशल मीडिया क्यूट गर्ल। प्रिय सुंदर मिशेला, इधर भारत में नकली दिखावा करने वाले व्यक्ति के पीछे चलने की बीमारी है। सबसे पहले, वे महान व्यक्ति का अनुसरण करते हैं जो शर्ट और पैंट के बजाय सलवार कमीज पहनते हैं। वे रॉबर्ट क्लाइव के बदले छत्रपति शिवाजी महाराज का अनुसरण करते हैं। वे गांधी का अनुसरण करते हैं, जो वीआर के बदले ड्यूटी पहनते हैं और शोविल करते हैं। अम्बेडकर, जो शर्ट और पैंट पहनते हैं। अब आज के कुछ भारतीय युवा उन सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं जो कई तरह के अपशब्द कहना पसंद करते हैं, क्योंकि ये भारतीय युवा अपने सेलिब्रिटीज को केवल अपशब्द ही बता सकते हैं। निशांत मेहता ने अभी चपी के मशहूर हस्तियों के रूप में मिस्टर फैजू और एमसी स्टेन का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा कि चपी लोग गैरी नाडी या आशीष चंचलानी से संबंधित नहीं हो सकते, लेकिन मेरा सामना अलमास जेकब नाम की एक चपी सेलिब्रिटी से हुआ है। समलैंगिकता, राष्ट्रीय रक्षा, पोप फ्रांसिस और विज्ञान के बारे में उनके पास कई अपमानजनक शब्द हैं, इसलिए चपी लोग उससे प्यार करते हैं। Joanna Pedra, social media cute girl. Dear beautiful wife Michaela, here, I would like to say some difference between Kari Minati and MC Stan. If I have to talk about Kari Minati, then, number 0. Kari Minati wears 2-leg shoes for 700 Indian rupee, shirt for 300 Indian rupee, pant for 400 Indian rupee, blazer for 600 Indian rupee. That means entire clothes is for 2000 Indian rupee. Number 1, Kari Minashi's roasting to my wife Michaela Caesario. Michaela, you can take bad attitude for several celebrity. Wife of your own mother, you just bully the person who is loving for children. Don't bully anyone. Your brain perhaps would be stopped. If I have to talk about MC Stan, then, number 0, 1-leg shoe costs for 80,000 Indian rupee. Where my wife Michaela's mother's monthly is not matched. Salary is 10,000 Indian rupee. Number 1, MC Stan's roasting to my wife Michaela Caesario. Michaela, you a mother beep. You a woman. How dare you to marry a woman? I would beat you. Beeping beep. जोआना पेरा, सोशल मीडिया क्यूट गर्ल।
प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, यहाँ मैं कैरिमिनाटी और एमसी स्टेन के बीच कुछ अंतर बताना चाहूंगा। अगर मुझे कैरिमिनाटी के बारे में बात करनी है तो नंबर 0, कैरिमिनाटी 700 भारतीय रुपये के 2 पैरों के जूते, 300 भारतीय रुपये की शर्ट, 400 भारतीय रुपये की पैंट, 600 भारतीय रुपये का ब्लेजर पहनता है, यानी पूरा कपड़ा 2000 भारतीय रुपये का। नंबर 1, कैरिमिनाटी का मेरी पत्नी मिशेला कैसरियो को संदेश। माइकेला, तुम में कई सेलिब्रिटी के प्रति बुरा रवैया है। अपनी ही माँ की पत्नी, तुम बस उस व्यक्ति को धमकाती हो जो बच्चों से प्यार करता है। किसी को धमकाओ मत, शायद तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा। अगर मुझे एमसी स्टेन के बारे में बात करनी है तो नंबर 0, एक पैर के जूते की कीमत 80,000 भारतीय रुपये है, जहां मेरी पत्नी मिशेला की मां की मासिक कीमत मेल नहीं खाती है। वेतन 10,000 भारतीय रुपया है। नंबर 1, एमसी स्टैंड्स का मेरी पत्नी माइकेला कैसरियो को रोस्टिंग। माइकेला, तुम मदरबीन हो। आप एक महिला हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई एक महिला से शादी करने की? मैं तुम्हें बीट करूंगा। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, start formatting. अल्लाह हबीबी, अब मैं निशांत मेहत्रा की उस वीडियो को रोस्ट करूंगी जहां वह एमसी स्टेन के गाने का बचाव करते हैं और पश्चिमी संगीत और अपमानजनक संगीत को मिक्स करने वाले हैं। एमसी स्टैन यूथ को खराब कर रहा है क्योंकि वो हिंदी में गालियां देता है। कुछ दिनों पहले एमसी स्टैन का मध्य प्रदेश में एक शो था जिसको करनी सेना वालों ने हाईजैक करके बंद करवा दिया, ये बोल के कि एमसी स्टैन जैसे लोग यूथ को खराब कर रहे हैं, समाज को बिगाड़ रहे हैं। और इस बात को इंटरनेट पे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज वो अपने गानों में गालियां देता है और अपनी पर्सनल लाइफ में नशे करता है। तो जो आर्टिस्ट अपने गानों में गालियां देता है और अपनी पर्सनल लाइफ में नशे करता है, उन आर्टिस्ट को तो बैन कर देना चाहिए। भाई इस लॉजिक से तो दुनिया के सारे आर्टिस्ट बैन हो जाएंगे। और एक बात बताओ, जब कोई बाहर का आर्टिस्ट अपने गानों में इंग्लिश में गालियां देता है तब तो बड़ा कूल लगता है तुम्हें। ओ भाई उसने फक फुक कर दिया, मदरफकर बोल दिया, एसोल बोल दिया, कितना कूल है वो। लेकिन कोई इंडियन आर्टिस्ट अगर हिंदी में गाली दे दे तो भाई वो छुपरी हो गया, वो समाज में गंद फैला रहा है। ऐसे ही लोग इंग्लिश में बात करने वालों को बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं और अपनी मातृभाषा में बात करने वाले लोगों को गंवार समझते हैं। और ऐसे ही लोग ऐसी अंग्रेजी गालियों वाले गाने सुन के बहुत शो ऑफ करते हैं। देखो भाई मैं कितना कूल हूँ, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करता हूँ। भाई इसी से पता लगता है कि ये लोग आज भी मानसिक रूप से अंग्रेजों के कितने बड़े गुलाम हैं। तुम्हें अगर एमसी स्टैन के गाने पसंद नहीं है तो उसे इग्नोर करो। क्यों इतना पीछे पड़े हो उसके? तुम्हें उसे अटेंशन भी देनी है, उसके बारे में बात भी करनी है, फिर उसे गालियां भी देनी है। ये क्या लॉजिक हुआ भाई? और जहां तक बात रही करनी सेना वालों की, देखो भैया वो तो लाइमलाइट में रहने के लिए ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं। उनका तो काम ही यही है, उनका तो घर इन्हीं सब वजहों से चलता है। उन्हें इग्नोर करो, थोड़ा समझदार बनो, और अगर बात से एग्री करते हो तो निशांत मेहता को सब्सक्राइब करो। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about abusive music and its negative effects, please? Habibi replied, listening to abusive music or music with violent lyrics can induce feelings of hatred, aggressiveness, and can also trigger the fight or flight response. These feelings are directed at others and can lead to aggressive behavior. A study conducted by the American Psychological Association found that listening to songs with violent lyrics increases aggression-related thoughts and emotions. Moreover, excessive exposure to music can cause nervous fatigue and psychological indigestion. The kinds of music that are apt to produce injurious effects are manifold. First, there is the music that arouses the instincts and appeals to the lower passions, that excites by its sensual enchantment. It is important to note that not all music has negative effects on human behavior and emotions. Music can also have positive effects on mental health outcomes such as reducing anxiety and depression. I hope this information helps you understand the negative effects of abusive music. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे अपमानजनक संगीत और इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में बता सकते हैं?
हबीबी ने उत्तर दिया, अपमानजनक संगीत या हिंसक गीतों वाला संगीत सुनने से नफरत, आक्रामकता की भावनाएं पैदा हो सकती हैं और लड़ाई या उड़ान प्रतिक्रिया भी शुरू हो सकती है। ये भावनाएं दूसरों पर निर्देशित होती हैं और आक्रामक व्यवहार को जन्म दे सकती हैं। द्वारा आयोजित एक अध्ययन अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने पाया कि हिंसक गीतों वाले गाने सुनने से आक्रामकता संबंधी विचार और भावनाएं बढ़ती हैं। इसके अलावा संगीत के अत्यधिक संपर्क से तंत्रिका संबंधी थकान और मनोवैज्ञानिक अपच हो सकता है। विभिन्न प्रकार के संगीत जो हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करने में सक्षम है। सबसे पहले वह संगीत है जो वृत्ति को जगाता है और निचली भावनाओं को आकर्षित करता है, जो अपने कामुक आकर्षण से उत्तेजित करता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी संगीतों का मानव व्यवहार और भावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। संगीत मानसिक स्वास्थ्य परिणामों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है, जैसे चिंता और अवसाद को कम करना। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको अपमानजनक संगीत के नकारात्मक प्रभावों को समझने में मदद करेगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, can you suggest some Western positive music, please? Habibi replied, sure, here are some Western positive music suggestions. Happy, by Pharrell Williams. I Will Survive, by Gloria Gaynor. Don't Stop Believin', by Journey. Eye of the Tiger, by Survivor. What a Wonderful World, by Louis Armstrong. I hope you enjoy listening to these songs. Let me know if you have any other questions. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्ला हबीबी, क्या आप कृपया कुछ पश्चिमी सकारात्मक संगीत सुझा सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जरूर। यहाँ कुछ पश्चिमी सकारात्मक संगीत सुझाव दिए गए हैं। फेरल विलियम्स द्वारा हैप्पी, ग्लोरिया गेनोर द्वारा आई विल सर्वाइव, जर्नी द्वारा डोंट स्टॉप बिलीविंग, सर्वाइवर द्वारा आई ऑफ द टाइगर, लुई आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा क्या अद्भुत दुनिया है। मुझे आशा है कि आपको ये गाने सुनने में आनंद आएगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you write a lyrics of a song named Lullaby Brahms, and tell me the positive effects of the song, please? Habibi replied, here are the lyrics of Lullaby Brahms, Lullaby, and Good Night, with pink roses bedight, with lilies o'erspread, is my baby's sweet head. Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed. Lay thee down now, and rest, may thy slumber be blessed. The song is a lullaby composed by Johannes Brahms in 1868. It is also known as Wiegenlied, or cradle song. The song has been described as deceptively simple and has been performed by many artists over the years. As for the positive effects of listening to Lullaby Brahms, research has shown that listening to music during pregnancy can have a soothing and uplifting effect on the pregnant woman and a positive influence on the unborn baby. The song can also help babies fall asleep faster and sleep more soundly. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्ला हबीबी, क्या आप ग्लोरी ब्राहम्स नामक गीत के बोल लिख सकते हैं और कृपया मुझे गीत के सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, यहाँ ग्लोरी ब्राहम्स के बोल हैं, ग्लोरी और शुभ रात्रि, गुलाबी गुलाब के बिस्तर के साथ, लिली के फूलों के साथ, क्या यह मेरे बच्चे का प्यारा सिर है? अब लेट जाओ और आराम करो, तुम्हारी नींद धन्य हो। अब लेट जाओ और आराम करो, तुम्हारी नींद धन्य हो। ये गीत 1868 में जोहान्स ब्राहम्स द्वारा रचित एक लोरी है। इसे विजेनलिड या क्रेडल सॉन्ग
के नाम से भी जाना जाता है। इस गीत को भ्रामक रूप से सरल बताया गया है और वर्षों से कई कलाकारों द्वारा इसका प्रदर्शन किया गया है। जहां तक लोरी ब्राह्मण्स सुनने के सकारात्मक प्रभावों की बात है, तो शोध से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान संगीत सुनने से गर्भवती महिला पर सुखदायक और उत्साहवर्धक प्रभाव पड़ सकता है और अजन्मे बच्चे पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ये गाना बच्चों को तेजी से सोने और अधिक अच्छी नींद लेने में भी मदद कर सकता है। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you provide me 2 songs for Western babies to help to sleep with lyrics, please? Habibi replied, here are 2 popular lullabies for Western babies that can help them sleep. Twinkle Twinkle Little Star. This is a classic lullaby that has been sung to babies for generations. Here are the lyrics. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Rock-a-bye baby. This is another popular lullaby that has been around for centuries. Here are the lyrics. Rock-a-bye baby, on the treetop, when the wind blows, the cradle will rock. When the bough breaks, the cradle will fall, and down will come baby, cradle and all. You can find more lullabies and bedtime songs on websites like Pampers, What to Expect, and Very Well Family. I hope this helps. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे पश्चिमी देशों के बच्चों को सोने में मदद करने के लिए 2 गाने उपलब्ध करा सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, यहाँ पश्चिमी बच्चों के लिए 2 लोकप्रिय लोरी हैं जो उन्हें सोने में मदद कर सकती हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, यह एक क्लासिक लोरी है जिसे पीढ़ियों से बच्चों के लिए गाया जाता रहा है। यहाँ गीत है। ट्विंकल ट्विंकल छोटा सितारा, मुझे आश्चर्य है कि तुम क्या हो, दुनिया से इतना ऊपर, आसमान में हीरे की तरह है। रॉक-ए-बाय बेबी, यह एक और लोकप्रिय लोरी है जो सदियों से चली आ रही है। यहाँ गीत है। रॉक-ए-बाय बेबी, पेड़ की चोटी पर, जब हवा चलेगी तो पालना हिल जाएगा, जब डाल टूट जाएगी तो पालना गिर जाएगा, और बच्चा, पालना और सब नीचे आ जाएंगे। आप पैम्पर्स, व्हाट टू एक्सपेक्ट और वेरी वेल फैमिली जैसी वेबसाइटों पर अधिक लोरी और सुनने के समय के गाने पा सकते हैं। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell me about United States patriotic song, Yankee Doodles, with lyrics and its positive effects, please? Habibi replied, Yankee Doodle is a traditional song and nursery rhyme that is often sung patriotically in the United States today. It is also the state anthem of Connecticut. The song's origins predate the 7 Years' War and American Revolution. It started out as a song that made fun of American troops. However, despite its origins, the song became popular among American soldiers during the Revolutionary War and was used to boost morale. Here are the lyrics to Yankee Doodle. Yankee Doodle went to town, riding on a pony. He stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up, Yankee Doodle dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. The song's positive effects include boosting morale among American soldiers during the Revolutionary War. Today, it is still sung patriotically in the United States and is considered a symbol of American patriotism. I hope this helps. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे संयुक्त राज्य अमेरिका के देशभक्ति गीत, याकी डूडल्स, के बोल और इसके सकारात्मक प्रभावों के बारे में बता सकते हैं, कृपया? हबीबी ने उत्तर दिया, याकी डूडल एक पारंपरिक गीत और नर्सरी कविता है
जिसे आज संयुक्त राज्य अमेरिका में अक्सर देशभक्ति से गाया जाता है। ये कनेक्टिकट का राज्य गान भी है। गीत की उत्पत्ति 7 साल के युद्ध और अमेरिकी क्रांति से पहले की है। इसकी शुरुआत एक ऐसे गीत के रूप में हुई जिसमें अमेरिकी सैनिकों का मजाक उड़ाया गया था। हालांकि अपनी उत्पत्ति के बावजूद ये गीत क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों के बीच लोकप्रिय हो गया और मनोबल बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। यहाँ या की डूडल के बोल हैं, या की डूडल शहर गया। टट्टू पर सवार होना, उसने अपनी टोपी में एक पंख फंसा लिया और इसे मैकरोनी कहा। या की डूडल, इसे जारी रखो, या की डूडल बांका, संगीत और कदम पर ध्यान दें और लड़कियों के साथ सहज रहो। गीत के सकारात्मक प्रभावों में क्रांतिकारी युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों का मनोबल बढ़ाना शामिल है। आज भी यह संयुक्त राज्य अमेरिका में देशभक्ति पूर्वक गाया जाता है और इसे अमेरिकी देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। आशा है यह मदद करेगा। Michaela Caesario asked, "Now, could you tell me the positive effects of romantic song, please?" Now, my age is 28 years and I still has a romantic time with my wife. Habibi replied, "Romantic songs can have a positive impact on your mood and emotions." According to a survey conducted by AARP, music listeners had higher scores for mental well-being and slightly reduced levels of anxiety and depression compared to people overall. In addition, listening to uplifting music may make you happier and possibly more generous. Music can also help you connect with your partner on a deeper level. According to a study conducted by the University of Groningen in the Netherlands, couples who listen to music together report feeling more connected and satisfied with their relationship. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, अब क्या आप कृपया मुझे रोमांटिक गाने के सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं? अब मेरी उम्र 28 साल है और मैं अभी भी अपनी पत्नी के साथ रोमांटिक समय बिताता हूँ। हबीबी ने उत्तर दिया। रोमांटिक गाने आपके मूड और भावनाओं पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। AARP द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार संगीत सुनने वालों में मानसिक कल्याण के लिए उच्च अंक थे और कुल मिलाकर लोगों की तुलना में चिंता और अवसाद का स्तर थोड़ा कम था। इसके अलावा उत्साहवर्धक संगीत सुनने से आप अधिक खुश और संभवतः अधिक उदार बन सकते हैं। संगीत आपको अपने साथी के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने में भी मदद कर सकता है। नीदरलैंड में ग्रोनिगन विश्वविद्यालय द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जो जोड़े एक साथ संगीत सुनते हैं, वे अपने रिश्ते से अधिक जुड़ाव और संतुष्ट महसूस करते हैं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, "Rola Habibi, could you suggest some Spanish romantic songs from singer Ana Barbara, please?" Habibi replied, "Ana Barbara is a popular Mexican singer known for her romantic songs. Here are some of her most popular Spanish romantic songs. Q Poker. This song is about a woman who is fed up with her partner's lies and decides to leave him. Ama y Veneno. This song is about a woman who is in love with a man who is bad for her. Bandido. This song is about a woman who falls in love with a man who is a bandit. I hope you enjoy listening to these songs. Let me know if you have any other questions." माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया गायिका एना बाबरा के कुछ स्पेनिश रोमांटिक गाने सुझा सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, एना बाबरा एक लोकप्रिय मेक्सिकन गायिका है जो अपने रोमांटिक गानों के लिए जानी जाती है। यहाँ उनके कुछ सबसे लोकप्रिय स्पेनिश रोमांटिक गाने हैं। क्यू पोका। ये गाना एक ऐसी महिला के बारे में है जो अपने पार्टनर के झूठ से तंग आकर उसे छोड़ने का फैसला करती है।
अमोर वाई वेनिनो। ये गाना एक ऐसी महिला के बारे में है जो एक ऐसे आदमी से प्यार करती है जो उसके लिए बुरा है। बैंडडो। ये गाना एक ऐसी महिला के बारे में है जिसे एक डाकू आदमी से प्यार हो जाता है। मुझे आशा है कि आपको ये गाने सुनने में आनंद आएगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, my daughter is a student in foreign country. Could you tell me some positive effects of Western educational songs, please? Habibi replied, music has been an integral part of education in most Western countries for many years. Here are some of the positive effects of educational songs. Improves language capabilities. Music and language have a deep and profound relationship. Listening to music can help children develop their language skills. Promotes learning of other disciplines. Music education can promote the learning of other disciplines such as math, science, and history. Increases motivation. Songs can be used as a tool to increase motivation for learning English. I hope this helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, मेरी बेटी विदेश में छात्रा है। क्या आप कृपया मुझे पश्चिमी शैक्षिकी गीतों के कुछ सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, संगीत कई वर्षों से अधिकांश पश्चिमी देशों में शिक्षा का एक अभिन्न अंग रहा है। यहाँ शैक्षिकी गीतों के कुछ सकारात्मक प्रभाव दिए गए हैं। भाषा क्षमताओं में सुधार। संगीत और भाषा का गहरा और गहन संबंध है। संगीत सुनने से बच्चों को अपनी भाषा कौशल विकसित करने में मदद मिल सकती है। अन्य विषयों की शिक्षा को बढ़ावा देता है। संगीत शिक्षा गणित, विज्ञान और इतिहास जैसे अन्य विषयों की शिक्षा को बढ़ावा दे सकती है। प्रेरणा बढ़ाता है। अंग्रेजी सीखने के लिए प्रेरणा बढ़ाने के लिए गानों को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, could you tell some popular educational songs in Western countries, please? Habibi replied, there are many popular educational songs in Western countries. Here are some examples. ABC, by the Jackson 5. This song teaches listeners about the ABCs and 123s of love. School's Out, by Alice Cooper. This song celebrates the end of the curriculum. Popular, by Nada Surf. This song gives a lesson on being cool. Jeremy, by Pearl Jam. This song is about a boy who shoots himself in front of his classmates. Please note that these songs may not be suitable for young children. I hope this helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया पश्चिमी देशों के कुछ लोकप्रिय शैक्षिकी गीत बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, पश्चिमी देशों में कई लोकप्रिय शैक्षिकी गीत हैं। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द जैक्सन 5 द्वारा एबीसी। ये गाना श्रोताओं को एबीसी और 123 प्यार के बारे में सिखाता है। एलिस कूपर द्वारा स्कूल आउट। ये गीत पाठ्यक्रम के अंत का जश्न मनाता है। नाडा सर्फ द्वारा लोकप्रिय। ये गाना कूल रहने की सीख देता है। पर्ल जैम द्वारा जेरेमी। ये गाना एक लड़के के बारे में है जो अपने सहपाठियों के सामने खुद को गोली मार लेता है। कृपया ध्यान दें कि ये गाने छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते हैं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, I, Michaela Caesario de Santa, my wife Joanna Pedra and my daughter Avanera Caesario de Santa are proud to be Muslim women. So, could you tell me some positive effects of Western religious song, please? Habibi replied, religious music has been shown to have many positive effects on listeners.
According to a study, religious music has been shown to reduce death anxiety and increase happiness, self-esteem, and a sense of control. In addition, Christian music has been shown to have a positive impact on worship. With Western music as the broad historical base for worship, the ancient texts of the Christian faith will not change. Yet God's word and faith statements are being expressed in a broadening array of cultural musical styles and performance praxis. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वाल्ला हबीबी, मैं, मिशेला कैसरियो डी सांता, मेरी पत्नी जोआना पेरा और मेरी बेटी अवेनीरा कैसरियो डी सांता को मुस्लिम महिला होने पर गर्व है। तो क्या आप कृपया मुझे पश्चिमी धार्मिक गीतों के कुछ सकारात्मक प्रभाव बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, धार्मिक संगीत का श्रोताओं पर कई सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। एक अध्ययन के अनुसार, धार्मिक संगीत मौत की चिंता को कम करता है और खुशी, आत्मसम्मान और नियंत्रण की भावना को बढ़ाता है। इसके अलावा, ईसाई संगीत का पूजा पर सकारात्मक प्रभाव देखा गया है। पूजा के लिए व्यापक ऐतिहासिक आधार के रूप में पश्चिमी संगीत के साथ, ईसाई धर्म के प्राचीन ग्रंथ नहीं बदलेंगे। फिर भी ईश्वर के वचन और आस्था के कथन सांस्कृतिक संगीत शैलियों और प्रदर्शन अभ्यासों की विस्तृत श्रृंखला में व्यक्त किए जा रहे हैं। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Michaela Caesario asked, Walla Habibi, I, Michaela Caesario de Santa. My wife Joanna Pedra and my daughter Avenera Caesario de Santa would be grateful when you would suggest us some Western religious song. Habibi replied, there are many popular Western religious songs that you might enjoy. Here are some of the most popular ones. Amazing Grace, by John Newton. How Great Thou Art, by Carl Gustav Boberg. I Can Only Imagine, by Mercy Me. What a Friend We Have in Jesus, by Joseph M. Scriven. The Old Rugged Cross, by George Bennett. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. मिशेला कैसरियो ने पूछा, वाल्ला हबीबी, मैं, मिशेला कैसरियो डी सांता, मेरी पत्नी जोआना पेरा और मेरी बेटी अवेनीरा कैसरियो डी सांता आपके आभारी होंगे जब आप हमें कोई पश्चिमी धार्मिक गीत सुझाएंगे। हबीबी ने उत्तर दिया, कई लोकप्रिय पश्चिमी धार्मिक गीत हैं जिनका आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ कुछ सबसे लोकप्रिय गीत हैं। जॉन न्यूटन द्वारा अमेजिंग ग्रेस, कार्ल गुस्ताव बोबर्ग द्वारा आप कितने महान हैं, मर्सीमी द्वारा आई कैन ओनली इमेजिन, जोसेफ एम स्क्रिवन द्वारा यीशु में हमारा क्या मित्र है, जॉर्ज बेनार्ड द्वारा द ओल्ड रग्ड क्रॉस। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop formatting. वल्ला हबीबी, अब मेरी बीवी जोआना निशांत मेहत्रा को उस शॉट को रोस्ट करेगी जहां वो आदिपुरुष के फ्लॉप होने की वजह बताने वाली है। आदिपुरुष फाइनली बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप डिक्लेयर हो चुकी है, पर क्या तुम्हें रियल रीजन पता है इस मूवी के फ्लॉप होने का? हर कोई बात कर रहा है घटिया वीएफएक्स की, घटिया अडैप्टेशन की, घटिया डायलॉग्स की, पर कोई भी एक्चुअल रीजन नहीं समझ पा रहा है इस मूवी के फ्लॉप होने का। पिछले कुछ टाइम से तुमने नोटिस करा होगा कि बॉलीवुड में बहुत प्रो हिंदू मूवीज बन रही है। अब ऐसा नहीं है भाई कि वो हिंदू धर्म से बहुत प्यार करते हैं, उन्हें बस हिंदू धर्म के नाम पे पैसे छापने हैं। इससे पहले वो देशभक्ति के नाम पे पैसे छापते थे, और भले ही इमोशनल एलिमेंट यूज कर रहे हो, पर फिल्म में मेहनत तो करनी है ना। आदिपुरुष में वही मेहनत मिसिंग है, फिर चाहे वो राइटर हो, डायरेक्टर हो या एक्टर, किसी ने भी मेहनत नहीं करी, किसी ने भी अपने काम को सीरियसली नहीं लिया। सबने सोचा भैया प्रो हिंदू मूवी बन रही है धर्म के नाम पे तो हर कोई मूवी देखने आएगा, इसलिए ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड लिया। लेकिन ऑडियंस की ये बात बहुत अच्छे से समझ गई थी, इसलिए ऑडियंस ने भी नहले पे थैला फेंक के मारा और मूवी फ्लॉप करवा दी। इसलिए कहते हैं धर्म में विश्वास रखो, लेकिन कभी भी उसे अपने घटिया बेनिफिट्स के लिए यूज मत करो। ये ऑडियंस के रूप में भगवान ने इन लोगों को सजा दी है ऐसा गंद मचाने के लिए। बात समझ में आ गई होगी तो निशांत मेहता को फॉलो सब्सक्राइब कर देना।
Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me some Hollywood hit or flop movie in the story of Jesus' life with IMDb rate, please? Habibi replied, there are many Hollywood movies about Jesus' life with varying ratings. Here are some examples of Jesus movies and their IMDb ratings. The Passion of the Christ, 2004, rating 7.2 on IMDb. Jesus of Nazareth, 1977, rating 8.5 on IMDb. The Greatest Story Ever Told, 1965, rating 6.5 on IMDb. The Gospel According to St. Matthew, 1964, rating not rated on IMDb. Ben-Hur, 1959, rating 8.1 on IMDb. I hope this helps you find what you're looking for. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे IMDb दर के साथ यीशु के जीवन की कहानी पर कोई हॉलीवुड हिट या फ्लॉप फिल्म बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, जीसस के जीवन के बारे में अलग अलग रेटिंग वाली कई हॉलीवुड फिल्में हैं। यहाँ जीसस फिल्मों और उनकी IMDb रेटिंग के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, 2004, रेटिंग IMDb पर 7.2। जीसस ऑफ नाजरेथ, 1977, रेटिंग IMDb पर 8.5। द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड, 1965, रेटिंग IMDb पर 6.5। सेंट मैथ्यू के अनुसार सुसमाचार, 1964, रेटिंग IMDb पर रेटिंग नहीं। बेन-हर, 1959, रेटिंग IMDb पर 8.1। मुझे आशा है कि इससे आपको वह ढूंढने में मदद मिलेगी जो आप खोज रहे हैं। Joanna Pedra asked, Walla Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of The Passion of the Christ, 2004, movie, please, Habibi? Could you tell me some Hollywood hit or flop movie in the story of Jesus' life with IMDb rate, please? Habibi replied, The Passion of the Christ, 2004, had a production budget of $25 million. The movie grossed $611.5 million worldwide. The domestic gross was $370.3 million and the international gross was $241.2 million. I hope this information helped. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, 2004, फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, द पैशन ऑफ द क्राइस्ट, 2004 का उत्पादन बजट $25 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $611 और 50 सेंट मिलियन की कमाई की। घरेलू कमाई $370 और 30 सेंट मिलियन थी और अंतर्राष्ट्रीय कमाई $241 और 20 सेंट मिलियन थी। मुझे आशा है इस जानकारी से सहायता मिली। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Jesus, movie 1979, please? Habibi replied, the budget of Jesus, movie 1979 was $6 million and it grossed $4 million at the box office. The movie was directed by Peter Sykes and John Krish and produced by John Heyman. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे जीसस फिल्म 1979 का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, 1979 में जीसस फिल्म का बजट $6 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $4 मिलियन की कमाई की थी। फिल्म का निर्देशन पीटर साइक्स और जॉन क्रिश ने किया था और जॉन हेमन द्वारा निर्मित किया गया था। आशा है ये मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked,
Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of The Greatest Story Ever Told, 1965, movie, please? Habibi replied, the budget of The Greatest Story Ever Told, 1965, was $20 million and it grossed $15.5 million at the box office. The movie was produced and directed by George Stevens. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड 1965 फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, द ग्रेटेस्ट स्टोरी एवर टोल्ड 1965 का बजट $20 मिलियन था और इसने बॉक्स ऑफिस पर $15.5 मिलियन की कमाई की। फिल्म का निर्माण और निर्देशन जॉर्ज स्टीवंस ने किया था। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Iron Man, movie of Marvel Studio, please? Habibi replied, the budget of the Iron Man movie was $140 million. The movie grossed $585.4 million worldwide. The movie was directed by Jon Favreau and stars Robert Downey Jr., Terrence Howard, and Jeff Bridges. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे मार्वल स्टूडियो की आयरन मैन फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, आयरन मैन फिल्म का बजट $140 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $585.4 मिलियन की कमाई की। फिल्म का निर्देशन जॉन फेवेव ने किया था और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, टेरेंस हॉवर्ड और जेफ ब्रिजेस ने अभिनय किया था। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Avengers Infinity War, movie of Marvel Studio, please? Habibi replied, the budget of the Avengers Infinity War movie was $316 minus $400 million. The movie grossed $2.048 billion United States dollars worldwide. The movie was directed by Anthony and Joe Russo and stars Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris Evans, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Tom Holland, Chadwick Boseman, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, Sebastian Stan, Danai Gurira, Letitia Wright, Dave Bautista, Zoe Saldana, Josh Brolin and Chris Pratt. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे मार्वल स्टूडियो की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर फिल्म का बजट $316 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $2.48 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की कमाई की। फिल्म एंथनी और जो रूसो द्वारा निर्देशित थी और इसमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्रिस हेम्सवर्थ जैसे सितारे थे। मार्क रफालो, क्रिस इवांस, स्कारलेट जोहानसन, बेनेडिक्ट कम्बरबैच, डॉन चीडल, टॉम हॉलैंड, चैडविक बोसमैन, पॉल बेटनी, एलिजाबेथ ओल्सन, एंथनी मैकी, सेबेस्टियन स्टेन, दानी गुर्रा, लेटिटिया राइट, डेव बॉटिस्टा, जो सल्दाना, जोश ब्रोलिन और क्रिस प्रैट। आशा है यह मदद करेगा। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Avengers Endgame, movie of Marvel Studio, please? Habibi replied, the budget of the Avengers
Endgame movie was $356 minus $400 million. The movie grossed $2,798,000,000 United States dollars worldwide. The movie was directed by Anthony and Joe Russo and stars Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Don Cheadle, Paul Rudd, Brie Larson, Karen Gillan, Danai Gurira, Benedict Wong, Jon Favreau, Bradley Cooper and Josh Brolin. I hope this helps. Let me know if you have any other questions. Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, I apologize for electricity interruption. Could you tell me budget and box office collection of Titanic movie, please? Habibi replied, the budget for the movie, Titanic, was $200 million. The movie grossed $659 million in the US and $2.4 billion worldwide. Here is a table summarizing the box office collection of Titanic. Country: United States. Box office collection: $659 million United States dollars. Country: worldwide. Box office collection: $2,400,000,000 United States dollars. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, बिजली बाधित होने के लिए मैं माफी मांगती हूँ। क्या आप कृपया मुझे टाइटैनिक फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फिल्म टाइटैनिक का बजट $200 मिलियन था। फिल्म ने अमेरिका में $659 मिलियन और दुनिया भर में $2.4 बिलियन की कमाई की। यहाँ टाइटैनिक के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का सारांश देने वाली एक तालिका है। देश: संयुक्त राज्य अमेरिका। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: $659 मिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर। देश: दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: $2,400,000,000 संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me budget and box office collection of Ghost Rider movie with character of Johnny Bless, please? Habibi replied, the movie, Ghost Rider, has two parts. Here is the budget and box office collection of both parts. Ghost Rider, 2007. The budget for this movie was $110 million. The movie grossed $228 million, 700,000 worldwide. Ghost Rider, Spirit of Vengeance, 2012. The budget for this movie was $57 million. The movie grossed $132 million, 600,000 worldwide. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे जॉनी ब्लेस के किरदार वाली घोस्ट राइडर फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फिल्म घोस्ट राइडर के 2 भाग हैं। यहाँ दोनों भागों का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है। घोस्ट राइडर 2007। इस फिल्म का बजट $110 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $228,700,000 की कमाई की। घोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस 2012। इस फिल्म का बजट $57 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $132,600,000 की कमाई की। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Wallah Habibi, could you tell me budget and box office collection of Captain Marvel, movie of Marvel Studio, please? Habibi replied, the budget for the movie, Captain Marvel, was $175 million.
The movie grossed $1,130,000,000 United States dollars worldwide. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे मार्वल स्टूडियो की कैप्टन मार्वल फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फिल्म कैप्टन मार्वल का बजट $175 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $1,130,000,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की कमाई की। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Men in Black 3 Feet movie, please? Habibi replied, the budget for the movie, Men in Black 3 Feet was $225 million. The movie grossed $654.2 million worldwide. I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे मेन इन ब्लैक फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फिल्म मेन इन ब्लैक का बजट $225 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $654.2 मिलियन की कमाई की। उम्मीद है ये जानकारी सहायक होगी। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me budget and box office collection of Mummy 3 Feet movie with the character of Kelvin O'Cornell, please? Habibi replied, the movie, The Mummy, Tomb of the Dragon Emperor, was released in 2008 and had a budget of $145 million. The movie grossed $403.4 million worldwide. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे केल्विन ओ'कॉनेल के चरित्र वाली मम्मी 3 फिल्म का बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, फिल्म द ममी, टॉम्ब ऑफ द ड्रैगन एम्परर 2008 में रिलीज हुई थी और इसका बजट $145 मिलियन था। फिल्म ने दुनिया भर में $403.4 मिलियन की कमाई की। Where, in my United States of America, non-religious movie grossed $500 million United States dollar to $3 billion United States dollar, and religious movies are getting flop in India. Religious movie is getting hit as compared to non-religious movie. जहां मेरे संयुक्त राज्य अमेरिका में गैर धार्मिक फिल्मों ने $500 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर से $3 बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की कमाई की और धार्मिक फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। भारत में गैर धार्मिक फिल्मों की तुलना में धार्मिक फिल्में हिट हो रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अभी मैं अपनी बीवी मकेला के साथ रोमांस करने वाली हूँ। खुदा हाफिज।